2 आई कैप मतलब 2 आगे जाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं 3 नीचे जाऊंगा। अभी तो जान तो नहीं सकते, ठीक है, सोचो कि मैं 3 नीचे चला गया, ठीक है, ऐसे करके मैं 3 नीचे चला गया, ठीक है, और फिर मैं 5 तुम्हारे तरफ आऊं। अभी नीचे जाके जहां पे मैं रहूंगा ना, उससे मुझे तुम्हारे तरफ क्या करना है, 5 आगे आना है, ठीक है। तो 2 आगे जाना है, 3 नीचे जाना है और 5 तुम्हारे तरफ जाना है, क्योंकि ये होता है हमारा के कैप और अंदर में हो जाएगा माइनस के। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2। वेक्टर की लेक्चर 1 खत्म हो चुका है। लेक्चर 1 में लास्ट टॉपिक हम लोग ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था और लेक्चर 2 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले रिकेप दूंगा मैं लास्ट क्लास का और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों अगर तुम मेरा प्लेलिस्ट को अगर चेक करोगे तो तुम्हें पूरा अच्छा कंटेंट उधर पे मिलेगा। तुम कोई भी पेड बेस से अगर तुम उसको कंपेयर करोगे तो मेरा कंटेंट पक्का 100% उनसे ज्यादा होगा। वो तुम लिख के ले लो, तुम बस उधर से भी देखना है तो देख लो और उसके बाद इधर आके चेक करो, तुम्हें मिलेगा कि फ्री कंटेंट भी इतना बढ़िया हो सकता है, क्योंकि मेरा यही मिशन है कि मैं पूरा इंडिया को फ्री में पढ़ाऊं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। देखो लास्ट क्लास हम लोग ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था। लास्ट क्लास अगर देखोगे तो यूनिट वेक्टर में हम लोग ने लास्ट में यह देखा था कि कैसे एक वेक्टर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एक वेक्टर को मुझे अगर लिखना है, अगर सोचो कि ये रिकेप है हमारा, तो तुम अगर देखोगे अगर तुम्हें ए वेक्टर लिखना है तो एक वेक्टर क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। लास्ट लेक्चर अगर देखोगे उसमें मैंने बताया था कि वेक्टर किसके अंडर आता है, तो मैंने बताया था टेंसर क्वांटिटी के बारे में। टेंसर क्वांटिटी के अंदर में जो रैंक 1 होता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। रैंक 1 मतलब जिसको एक डायरेक्शन चाहिए होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, और क्योंकि वेक्टर है तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड तो होगा और एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो है, तो एक वेक्टर को मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या देना पड़ेगा, हमें एक मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा और साथ में ये इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कल मैंने समझाया था बहुत अच्छे से, पहले वो लेक्चर देख के इधर पे आना, पूरा वेक्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मॉड है, ये मैग्नीट्यूड है और साथ में हमें एक यूनिट वेक्टर देना पड़ता है। यूनिट वेक्टर क्या है सर? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो उस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ये क्या समझा रहा है, ये ए का डायरेक्शन समझा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एक वेक्टर, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, सोचो मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर है, तो इसका क्या होता है, इसका एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब 10 या तो 5 या तो कुछ ऐसा एक नंबर, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, या तो अगर फोर्स है तो 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, ठीक है। ऐसा करके उसका क्या हो जाएगा, एक मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में, कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड, और साथ में उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्शन देता है तुम्हारा यूनिट वेक्टर। वो डायरेक्शन तुम्हारा कौन देता है, यूनिट वेक्टर, मतलब ए का डायरेक्शन देगा तुम्हारा ए का कैप, ये बोलते हैं एक कैप, मतलब ए का कैप, ए का कैप मतलब ए का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा तुम्हारा ए का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो इसलिए एक वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इधर पे लगाओगे मैग्नीट्यूड और साथ में तुम क्या लगाओगे, उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और क्या हो गया तुम्हारे पास, डायरेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये चीज मैं इधर पे लिख देता हूं कि ये तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हम लोग ने ये देखा था, फिर भी आज चाहिए होगा, ठीक है। लास्ट क्लास हमारा लेंदी हो गया था, इसलिए हम लोग ने उसको उधर पे खत्म किया था, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से इस चीज को थोड़ा सा बोल रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन। ये क्या देगा तुम्हारा, यूनिट वेक्टर, या तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ए। डायरेक्शन ऑफ ए अगर चाहिए, ए वेक्टर का अगर डायरेक्शन चाहिए, ए वेक्टर का अगर डायरेक्शन चाहिए तो तुम क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। अभी यूनिट वेक्टर का क्या खासियत है वो देखो। अगर यूनिट वेक्टर का तुमने कभी, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं कि अगर यूनिट वेक्टर का तुमने क्या निकाला, कभी अगर इसका मॉड निकाला, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है ना, नाम में ही है यूनिट, यूनिट मतलब 1, नाम में ही है। तो यूनिट मतलब क्या हो गया कि सर इसका जो मॉड होगा वो 1 आएगा। मॉड मतलब सर मैग्नीट्यूड, वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड आएगा, वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखोगे तो यूनिट वेक्टर क्या देता है, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन देता है, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं कि ए जो देता है वो तुम्हारा देता है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। क्या देता है, गिव्स, इधर लिख सकते हो गिव्स, क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ए वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें लिखा के दिया था। क्या लिखा के दिया था वो याद करो, कि मैंने ये बताया था
कि अगर तुम्हें किसी ने यह पूछा, अगर तुम्हें किसी ने यह पूछा कि फाइंड अ वेक्टर, देखना लास्ट नोट्स अगर तुम देखोगे, फाइंड अ वेक्टर which is parallel to a वेक्टर। तुम्हें अगर यह चाहिए कि कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, कोई भी एक वेक्टर तुम्हें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और तुम्हें बोला ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल एक वेक्टर निकालो, तो तुम हमेशा यूनिट वेक्टर निकाल देना, क्योंकि इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ये इसका क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। तुम्हें अगर इसका पैरेलल वेक्टर नहीं मिल रहा है तो तुम हमेशा क्या करो, इसका एक यूनिट वेक्टर निकाल लो। इसका यूनिट वेक्टर निकालते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालते ही तुम्हें यह मिल जाएगा, अच्छा सर क्या मिल जाएगा, कि वो हमेशा पैरेलल होता है उस वेक्टर का। ये अगर वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर भी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो मतलब यूनिट वेक्टर इसका हमेशा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, ये लास्ट क्लास भी मैंने लिख के दिया था, तो उसको अच्छे से तुम देखो। तो तुम हमेशा यूनिट वेक्टर निकालना, तुम हमेशा क्या निकालना, यूनिट वेक्टर, तुम हमेशा क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, पैरेलल टू दैट वेक्टर। जिसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो उसका ही पैरेलल वो होता है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। और हमें क्या समझना है, और हमने ये समझा था कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है ना, मतलब एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन देता है ना, डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ही तो यूनिट वेक्टर देता है ना। तो एक्स एक्सिस का अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन, ठीक है, एक्स एक्सिस का अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए तो तुम एक्स एक्सिस को हमेशा, तुम एक्स एक्सिस को हमेशा किससे तुम डिनोट कर सकते हो, हमेशा प्लस आई कैप से तुम उसको क्या कर सकते हो। आई कैप मतलब क्या हो गया सर, प्लस आई कैप। अगर मैंने एक्स एक्सिस ना बोल के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना बोल के, मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना बोल के अगर मैंने तुम्हें प्लस आई कैप अगर बता दिया तो तुम्हें समझ आ जाएगा, अच्छा सर ये तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता रहे हो आप। एक्स एक्सिस अभी अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया, अगर प्लस आई कैप बता दिया तो भी क्या हो गया, वो एक्स एक्सिस को ही समझाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैंने माइनस एक्स एक्सिस को अगर बताया तो उसको तुम माइनस आई कैप बताओगे। क्या बताओगे, माइनस आई कैप। एक सेकंड रुकना। हेलो, वीडियो बना তখন তো ঢুকাইতে পারত না, আমি এলে না। রাহুল স্যার আছে কিনা কে আগে দেখিলাম একবার, নাইলে হাসি মাসি তাকিও। সব আটি আটি আইতে এলে তারা করে গিয়া দেখো না, আমার রাহুল স্যার তাকে এমনি ঢুকাই দিব। আমাকে খুঁজছিল চাই যাব, একবার দেখিলাম, একবার দেখিলাম। যদি না পাও তো গেছো তো তুমি এই চিন্তা। এই বড় যে বিল্ডিং আছে এটা রাইট সাইডে, লাস্টে গিয়া বড় বড় বিল্ডিং সাইডে আছে, এই মনে হয় येलो কালারের। तो देखो, अगर माइनस एक्स एक्सिस अगर तुम्हें बताया जाए, ठीक है, तो तुम हमेशा उसको माइनस आई कैप बोलोगे। आज से तुम एक्स एक्सिस नहीं बोलोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना बोल के तुम क्या बताओगे, क्योंकि तुम्हें वेक्टर आता है, तुम क्या बताओगे, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस खुद एक डायरेक्शन बता रहा है, यस, तो उसको सिर्फ अभी हम लोग वेक्टर में उसको पॉजिटिव आई कैप बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना बोल के उसको पॉजिटिव आई कैप्स का नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मैंने तुम्हें पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर मैंने बता दिया तो तुम बताओगे, अच्छा सर वाई एक्सिस है ना पॉजिटिव में, तो ये होता है सर जे कैप। क्या होता है ये, जे कैप। पॉजिटिव जे कैप अगर बताया तो हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस अगर तुम्हें बताना है तो तुम बताओगे माइनस जे कैप। और उसी के साथ साथ तुम्हें अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस अगर बताना है, जेड एक्सिस अगर पॉजिटिव में बताना है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमारे वेक्टर में प्लस के कैप से देते, और सर नेगेटिव जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन है सर, वो हम लोग नेगेटिव के कैप में देंगे। सर इन सब का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, सबका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, सबका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। इनका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इसका वही
कोई क्या नहीं है, रोल नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सर 1 ही आएगा। तो यूनिट वेक्टर का ये कहानी था जो मैंने तुम्हें सिखा दिया। ठीक है सर, यूनिट वेक्टर को कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? इधर से निकालेंगे। देखो मैं इधर बता देता हूं कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए, और साथ में क्या होगा? उसका डायरेक्शन। ठीक है, इधर से अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ए का ए कैप अगर निकालना है, तो तुम क्या करोगे? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल देना। ठीक है, तो इसको तुम नोट कर सकते हो आराम से। क्या निकाल दोगे तुम हमेशा? तुम्हें अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, आगे जाके निकालेंगे हम लोग, एग्जांपल करेंगे अभी। ठीक है, तो तुम हमेशा क्या करोगे सर? वेक्टर लिखोगे, ए वेक्टर लिखोगे ऊपर, और नीचे उसका मॉड लिखोगे। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। अभी सिखाऊंगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते। पहले मैं वेक्टर को डिफाइन कर लेता हूं आई कैप जे कैप में। आई कैप तुम्हारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस माइनस आई कैप भी समझ आ गया, जे माइनस जे के माइनस के। ये अगर तुम्हें समझ आ गया, और ये भी समझ आ गया कि इनका मैग्नीट्यूड 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, और इधर माइनस आई कैप भी लिख दोगे ना, तो भी वो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा अभी सर यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है? कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है? तो कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर तुम्हें निकालना है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम ऊपर में क्या लिखोगे? देखो इधर से ही तो लाया, ऊपर में क्या लिखोगे? वेक्टर लिखोगे, और नीचे में उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। ऊपर में जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ऊपर में उसका वो जो भी वेक्टर दिया है वो लिखोगे, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। अभी समझ आ जाएगा कि सर ये वेक्टर क्या है, वो अभी समझ आएगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको नोट करो अच्छे से, और अभी हम लोग पढ़ेंगे दैट इज, ये तो हमारा टॉपिक हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते। मूव नहीं होता है क्या? ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, और हमें समझ आ जाएगा कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है। जैसे कि तुम्हें कोऑर्डिनेट पता होगा, तुम्हें यह पता होगा कि एक कोऑर्डिनेट को एक्स वाई डायरेक्शन में तो रख सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी तक तुमने 2,5 माइनस 2,5 1,5 या 1,10 1,-10 ये सब पर क्या है। ठीक है, बट 3D में अगर देखोगे तो जेड एक्सिस भी आएगा। देखो एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस भी आएगा। तो अगर एक 3D में अगर तुमने एक पॉइंट लिया, लेट्स से पी इज अ पॉइंट, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट अगर तुम लिखोगे, लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूं क्या, या x1 लिख देते क्या, x1, y1, z1। ऐसे अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया, कोई भी कुछ भी हो सकता है, 1,2,0 1,5 -3 कुछ भी हो सकता है। ऐसे मैंने अगर एक जनरल पॉइंट ले लिया, ठीक है, पॉइंट ले लिया, और अभी हमें क्या चाहिए? तुम्हें यह पता है कि ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक वेक्टर बनाना है। मतलब ये दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में अगर तुम एक वेक्टर बनाओगे, देखो यही तो वेक्टर हो गया ना। वेक्टर मैंने कैसे सिखाया था? एक क्या होता है? एक उसका टेल होता है, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है, और इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। या तो मैंने कैसे सिखाया था कि एरो, इसको एरो बोलते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन तुम्हारा लेंथ देगा, स्ट्रेट लाइन तुम्हारा मैग्नीट्यूड या तो लेंथ देता है। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो तुम्हारा एरो जो है वो तुम्हारा डायरेक्शन समझा रहा है। समझ आ गया? तो ये अगर एक तुम्हारा क्या है? पॉइंट है, और ये अगर एक पॉइंट है, तो दोनों के बीच में अगर तुम्हें उसको एक लाइन से अगर कनेक्टेड करना है, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर इसका वेक्टर चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक एरो से कनेक्टेड करना पड़ेगा। मतलब ये तुम्हारा पॉइंट लेट से ओ हो गया। क्या हो गया? ये पॉइंट तुम्हारा ओ हो गया, ओ, ये ओ पॉइंट हो गया, और ये तुम्हारा पी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सिखाया था वेक्टर कैसे लिखते हैं, कि सर ओपी वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर मतलब ओ से पी, ओ से पी तुम्हें वेक्टर लिखना, तुम्हें क्या लिखना है? वेक्टर लिखना है ओ से पी। ओ से पी ये जो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन देखो इधर ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन देखो ऐसे जा रहा है। तो ओ से पी वाला अगर तुम्हें वेक्टर लिखना है, ओ से क्या लिखना है? पी वाला अगर वेक्टर लिखना है, ओ से पी वेक्टर अगर तुम्हें लिखना है, तो तुम ऐसा लिखोगे। देखो तुम इसको ऐसे बोलोगे, पोजीशन ऑफ क्या क्या क्या, पोजीशन ऑफ पी माइनस पोजीशन ऑफ ओ, ऐसे लिखते हैं वेक्टर को, पोजीशन ऑफ ओ। हमेशा नहीं लिखेंगे, बस अभी पहला वाला है ना एग्जांपल, तो हम लोग समझ रहे कि सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा एक वेक्टर जो हमेशा ओरिजिन से क्या किया, देखो हमेशा रिलेटिव टू ओरिजिन, देखो इधर लिखा हुआ है,
हमेशा ओरिजिन से ही तुम्हें एक वेक्टर लेना है, मतलब कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है तो हमेशा उसको ओरिजिन से मिला दो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होता है, ओरिजिन से उसका रिले मतलब उसका एक अगर रेफरेंस अगर पॉइंट तुम सेट करोगे तो ओरिजिन ही होगा हमेशा। हमेशा कोई भी पॉइंट हुआ इधर से, अगर एक सोचो कि क्यू पॉइंट भी ले लेते, ठीक है, ये क्यू पॉइंट में अगर तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, अगर तुम्हें एक पोजीशन वेक्टर निकालना है ओ क्यू वेक्टर अगर निकालना है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, या तो इसका एक पॉइंट, दोनों में से एक पॉइंट ओरिजिन है ना, मतलब रिलेटिव टू ओरिजिन हम लोग हमेशा क्या निकाल रहे हैं, एक वेक्टर निकाल रहे हैं। देखो इधर पढ़ लो, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू द ओरिजिन। मतलब इस ये कहां पे है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें पता चल जाएगा, ये कहां पे है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें वो पता चल जाएगा। मतलब ये अगर x1, y1, z1 है, मतलब x एक्सिस से x एक्सिस में वो x1 आगे, y एक्सिस में वो y1 आगे और z एक्सिस में वो z1 आगे है, ये तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट का लोकेशन तुम्हें समझ आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर में हमेशा ओरिजिन होना जरूरी है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे, उसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है कि एक 1, 2, 3 है और एक 5, 9, -1 है। तो इन दोनों के बीच में अगर तुमने वेक्टर से अगर कुछ किया, वेक्टर अगर निकालने का ट्राई किया, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक पॉइंट ओरिजिन हुआ तो उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। हमेशा क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ पी माइनस पोजीशन ऑफ ओ। अभी पोजीशन ऑफ पी क्या है, तो पोजीशन ऑफ पी मतलब लोकेशन। लोकेशन क्या है इसका, इसका लोकेशन तो ये है सर। अच्छा सर ये है, तो देखो कैसे लिखते, देखो इसका एक्स का पोजीशन बताओ, इसका एक्स वाला पोजीशन बताओ, x1, मेरे साथ साथ देखना। इसका x का अगर तुम मुझे पोजीशन बताओगे ना तो वो आएगा x1। देखना, ओपी वेक्टर चाहिए, तो ओपी वेक्टर में ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। लिख देता हूं मैं सर, ये हमारे लिए फाइनल हो गया, ठीक है, और ये हमारे लिए सर इनिशियल पॉइंट हो गया। और इनिशियल पॉइंट हमारा कौन है, अभी कौन है, ओरिजिन है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, क्योंकि देखो पोजीशन ऑफ पी मतलब फाइनल हो गया। इधर लिख सकते हो तुम, फाइनल पोजीशन से तुम्हें इनिशियल पोजीशन को माइनस करना पड़ेगा। फाइनल पोजीशन से तुम्हें इनिशियल पोजीशन को माइनस करना पड़ेगा। फाइनल पोजीशन से तुम क्या करोगे, इनिशियल पोजीशन को जब माइनस करोगे तो तुम्हें पोजीशन वेक्टर मिलेगा। तो फाइनल पोजीशन अगर देखोगे तो फाइनली एक्स का पोजीशन क्या है, x1 माइनस 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 इनिशियल पोजीशन में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है सर, 0। देखो पहले एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, हमेशा फाइनल से इनिशियल को माइनस करना है। तो फाइनल में क्या आ रहा है, x1 आ रहा है। फाइनल में x का कोऑर्डिनेट पहले माइनस करेंगे, फिर y का करेंगे, फिर z का करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो x1 है, इधर अगर x का कोऑर्डिनेट देखोगे तो 0 है। तो x1 माइनस 0। बट ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आया ये कौन सा डायरेक्शन में आया सर, ये तो x डायरेक्शन का बात आपने किया। इसके लिए हम लोग x1 माइनस 0 करके इधर i कैप लगा देंगे। इसका मतलब ये समझ आएगा कि x1 माइनस 0 और i कैप का मतलब ये समझ आएगा कि ये x डायरेक्शन का बात चल रहा है। i कैप का मतलब ये समझाता है कि ये x डायरेक्शन का बात चल रहा है। ठीक है, अच्छा फिर अगर तुम देखोगे तो इधर पे देखो y का कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो y1 है, और इधर पे अगर y का कोऑर्डिनेट देखोगे तो 0 है। तो ऐसे लिख के सर ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात चल रहा है सर, j कैप के बारे में बात चल रहा है, इसलिए j लगाया मैंने क्योंकि y डायरेक्शन है। उसी तरह अगर z एक्सिस का अगर देखोगे तो z1 और माइनस तुम क्या करोगे, इनिशियली क्या है सर 0 है। तो कौन सा एक्सिस सर, ये तो z एक्सिस के बारे में बात चल रहा है, तो k कैप हो गया। तो इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो तुम लिख सकते हो x1 i कैप, क्या लिख सकते हो इसको, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक है, y1 j कैप प्लस z1 k कैप तुम इसको लिख सकते हो, और ये हो जाएगा तुम्हारा ओपी वेक्टर। तुमने सबसे पहला वेक्टर तुम्हारे लाइफ में, शायद तुम अगर क्लास 11 में हो अभी, तो तुम्हारे लाइफ में सबसे पहला वेक्टर तुमने इंट्रोड्यूस कर लिया है तुम्हारे लाइफ में, दैट इज पोजीशन वेक्टर। और कैसे लिखते वो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया, कैसे लिखते वो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया। कैसे लिखते देख लो, कैसे लिखते फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल हमेशा ओरिजिन अगर हुआ तो वो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं उसको। अगर इनिशियल हमेशा पोजीशन तुम्हारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर अगर तुम्हें लिखना है, जैसे कि अभी देखो एक एग्जांपल ले लेते, एग्जांपल में मजा आएगा सर कि सर ये अगर हमारे लिए -2,
5, अगर -1 है, सोचो कि ऐसा है, ठीक है, तो क्या तुम ओपी वेक्टर, क्योंकि देखो इस बार ओ क्यू है, सॉरी ओपी तो ये हो गया, ओ क्यू वेक्टर बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। कैसे सर? ओ क्यू वेक्टर अगर निकालना है तो हमें क्या करना होता है? पोजीशन ऑफ फाइनल, मतलब क्यू है, क्यू फाइनल है। देखो एरो, एरो जिसके तरफ होगा ना वो फाइनल है, एरो जिसके तरफ होगा वो फाइनल है। और इनिशियली टेल होगा तुम्हारा, इनिशियल क्या होगा? टेल होगा। तो टेल ओरिजिन में, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो फाइनली तो पोजीशन ऑफ क्यू तुम्हारा फाइनल हो गया, माइनस पोजीशन ऑफ ओ हो गया, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ क्यू में अगर देखोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर? -2 है। और इनिशियली जहां पे है, मतलब ओरिजिन में, तो ओरिजिन का तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर? 0 है। और साथ में ये, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बारे में बात चल रहा था इसलिए आई कैप लगा दिया। उसी तरह इसका अगर देखोगे तो वाई एक्सिस में 5, और ओरिजिन का अगर वाई एक्सिस देखो तो 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा जे कैप। और उसी तरह अगर इसका अगर देखोगे तो इसका अगर देखोगे तो -1, और माइनस अगर देखोगे तो 0 करना है, और साथ में ये क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा। तो इससे अगर तुम अच्छे से लिखोगे तो -2 आई कैप हो जाएगा, +5 जे कैप हो जाएगा, और माइनस के कैप हो जाएगा, मतलब 1 के कैप और या तो के कैप, एक ही बात हुआ ना, 1 के कैप लिखो या के कैप लिखो, एक ही बात हुआ, इसलिए मैंने के कैप लिख दिया उसको, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर। तुमने अपने लाइफ का सेकंड वेक्टर भी तुमने लिख लिया अगर तुम क्लास 11 में हो। एक वेक्टर तो ये लिखाया, इसका एग्जांपल ये करवाया, और वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट है तो वेक्टर हमेशा क्या, कैसे लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। देखो इधर पे लिख के दिया, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। फाइनल माइनस इनिशियल करने से हमें क्या मिल जाएगा? वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर। तो फाइनल माइनस इनिशियल तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, इसको नोट करो, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। और जो भी तुम्हारा एरो जिस साइड रहेगा वो फाइनल होगा, और टेल जहां पे रहेगा वो इनिशियल होगा, ठीक है। और कैसे निकालना है देख लो, पोजीशन वेक्टर निकालना समझ आ गया क्या? क्या तुम्हें समझ आ गया? क्या तुम्हें यह समझ आ रहा है कि पी का पोजीशन बताना है हमें? बस विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें क्या करना है? पी का पोजीशन बताना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर ओरिजिन पी का अगर पोजीशन बताना है तो कैसे बता सकते हैं? तो डायरेक्ट तुम बता सकते हो, क्योंकि ओरिजिन है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बताना है। पोजीशन वेक्टर मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसका पोजीशन डायरेक्ट बता सकते हो। देख के अभी देखो कैसे सर, x1 ये कौन सा एक्सिस में सर? x1 मतलब x एक्सिस, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, डायरेक्ट बोल सकते हो। या तो इधर आओ, -2 आई कैप प्लस 5 जे कैप -1 के कैप, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। और मैंने तुम्हें सिखा दिया कि x का डायरेक्शन तुम्हें कैसे बताना है। देखो -2 आई कैप का मतलब क्या हो जाएगा? -2 हमें मैग्नीट्यूड बताता है। माइनस, देखो सोचो कि ये x एक्सिस है, तो -2, तो ये अगर x एक्सिस है तो -2 पीछे की तरफ होगा, तो -2 अगर तुम्हें बताया और तुम्हें साथ में क्या बताया? आई कैप, तो -2 आई कैप मतलब मैं -2 पीछे की तरफ चला जाऊंगा। मुझे बताया 5 आई कैप में मतलब 5 आगे चला जाऊंगा। उस पॉइंट को ढूंढने के लिए मुझे कहां पे जाना पड़ेगा? अगर 5 आई कैप बोला तो मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में 5 आगे की तरफ जाओ, और अगर -2 कैप बोला मतलब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्या जाना है तुम्हें? 2 मैग्नीट्यूड पीछे जाना है। तो तुम्हें यह समझ आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कभी तो नेगेटिव नहीं हो सकता। -2 आई कैप का मतलब क्या हो जाएगा कि सर माइनस आई कैप, -2 आई कैप मतलब -x डायरेक्शन, और 2 मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो गया। देखो इस चीज को तुम्हें अभी नोट करना है जल्दी से, ठीक है। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो अभी तुम्हें आई होप समझ आ गया कि सर ओपी कैसे निकालना है। चलो और एक क्वेश्चन ऐसे दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है। तुम्हें अगर इधर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर दिया गया है, सोचो कि तुम्हें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, बना लेते कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसमें सोचो कि तुम्हारे पास एक ए पॉइंट है जिसका पोजीशन है 2, 5, -1, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें ये एक्स एक्सिस बताया गया, ये वाई एक्सिस बताया गया, और ये जेड एक्सिस बताया गया, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मतलब तुम्हारे तरफ आ रहा है। तो जेड एक्सिस अगर तुम्हारे तरफ आ रहा है तो अंदर क्या जाएगा सर? -z जाएगा, ठीक है। और ये अगर x हुआ तो ये -x होगा, ये अगर y हुआ तो ये नीचे -y होगा, ठीक है। ये तो समझ आता है तुम्हें। और हमें क्या चाहिए? ये ओरिजिन है हमारा, हमें चाहिए इसका पोजीशन वेक्टर, हमें क्या चाहिए? इसका
पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओ ए चाहिए। तो ओ ए अगर हमें चाहिए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ओ ए चाहिए अगर हमें, तो ये जो वेक्टर होगा इस वेक्टर को अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, ओ ए वेक्टर अगर लिखना है तो डायरेक्ट तुम क्या करो, देखो डायरेक्ट इस बार मैं माइनस कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ ए मतलब 2 माइनस पोजीशन ऑफ ओरिजिन का पोजीशन देखो एक्स एक्सिस का 0 हो जाएगा और ये आई कैप लगा देना। उसी तरह पोजीशन ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस वाला पोजीशन ऑफ ए का वाई एक्सिस माइनस इसका भी वाई एक्सिस वाला क्या है, 0 ही तो है, ओरिजिन है ना, तो 0 ही तो होगा, ठीक है। और साथ में क्या लगाओगे, जे कैप लगाओगे, ठीक है, पूरा बेसिक से जा रहे। और ये -1 -0 हो जाएगा, -1 -0 और साथ में क्या लगाओगे, के कैप लगाओगे, ठीक है। ये अगर तुम्हें समझ आ गया तो इधर पे तुम लिख सकते हो 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 5 जे कैप माइनस के कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा ओ ए वेक्टर, ठीक है। ओ ए तो हमें समझ आ गया। इधर से देखो मैं और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं चीजों को, क्या लेके जाऊंगा आगे, देखो आगे जा सकते क्या, यस। तुम अच्छे से देखो कि ओ ए वेक्टर अगर इस तरफ है तो क्या मैं तुमसे ए ओ वेक्टर निकाल सकता हूं। देखो ये हो जाएगा ए ओ वेक्टर, बोलो समझ आया कि नहीं। ए ओ वेक्टर अगर तुम्हें चाहिए तो क्या ये नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर जो ऐसा आएगा यही तो इसका वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए ओ वेक्टर, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ए ओ वेक्टर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं साइड में दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये मैं लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं कि सर ये जो है ये तुम्हारा ओ ए वेक्टर है, लेकिन ये क्योंकि ऐसे ओ आ रहा है ना, तो ये ए ओ वेक्टर हो गया। तो अगर तुम ए ओ वेक्टर निकालोगे तो तुम्हें इस बार क्या करना पड़ेगा, ए ओ चाहिए, ए ओ, तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल, देखो जिसके तरफ हेड या तो एरो वो फाइनल है, तो इसलिए ए ओ अगर देखोगे तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, मतलब 0 - 2 क्या करना पड़ेगा, 0 - 2, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस का आई कैप लगा दिया, 5 - 0 क्योंकि ये जे कैप का है तो मैंने, क्योंकि वाई एक्सिस मतलब जे कैप है तो लगा दिया, माइनस ये क्या हो जाएगा -0, गलत लिख दिया गया, यस, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ये फाइनल है तो फाइनली ये 0 है, 0 माइनस क्या करना पड़ेगा तुम्हें 5, ये हो जाएगा जे कैप, और तुम्हें 0 माइनस ये क्या करना पड़ेगा, 0 माइनस ऑफ -1, और ये तुम्हारा आएगा के कैप, क्या जाएगा के कैप, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 2 आई कैप -5 जे कैप, और इधर से क्या मिल जाएगा +1 या तो प्लस के कैप बता दो बस, ठीक है, ये चल जाएगा। क्या तुम अच्छे से अगर देखोगे, देखो तुम्हें अभी वेक्टर निकालना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अगर तुम ए ओ और ओ ए वेक्टर को देखोगे ना तो तुम्हें इधर से कुछ कंक्लूजन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है कि सर तुम अगर अच्छे से देखोगे तो सर ओ ए वेक्टर जो है ना सर, उसका जो ओ ए वेक्टर जो है ना सर, इसके आगे अगर मैंने एक माइनस लगाया तो क्या आ जाता है सर, ए ओ वेक्टर आ जाता है। ओ ए वेक्टर का आगे अगर तुम क्या लगाओगे, एक माइनस सिंबल अगर लगाओगे, माइनस साइन अगर लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा सर, ए ओ वेक्टर बन जाएगा। देखो इसको माइनस से इंटू कर दो, तो तुम कितना बताओगे, ये -2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा। देखो -2 -5, देखो -2 -5 और ये प्लस हो जाना है, देखो यही तो है। मतलब ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ अगर देखोगे ना, दोनों वेक्टर का लेंथ सेम है, देख लो दोनों वेक्टर का लेंथ सेम है, बट दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग है ना, इसलिए एक माइनस लगेगा। मतलब अभी से ये समझ आ गया कि सर अगर मुझे एग्जांपल के लिए और भी लिख देता हूं कि सर अगर मुझे पी क्यू वेक्टर निकालना है तो पी क्यू वेक्टर और क्यू पी वेक्टर मतलब सेम नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा सीरियस देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी ने तुम्हें पी क्यू बोला और तुमने क्यू पी निकाल दिया, दोनों सेम नहीं है, क्यों दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों जो है ना ऐसे कनेक्टेड है कि पी क्यू वेक्टर हमेशा माइनस ऑफ क्यू पी वेक्टर के साथ इक्वल बनता है। एक माइनस आता है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। यस, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते रहे, ऐसे दिखाते, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन बराबर नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसे मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है। तो क्यू पी क्यू का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बराबर, दोनों का देखो लेंथ बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए एक माइनस सिंबल क्या आता है, आगे आता है, ठीक है, माइनस आता है।
ठीक है, चलो आगे और हम लोग सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बहुत इजी सा बात यह है कि सर इधर पे कुछ नहीं देखना पड़ता है, ये ओरिजिन है या नहीं है उसको देखना नहीं पड़ता है। सर ये विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं होता है, ये ओरिजिन है उसको आराम से रहने दो, बट तुम इधर से एक ए उठा लो और तुम इधर से एक बी उठा लो। ठीक है, ए का तुम कोऑर्डिनेट मान लो कि x1, y1, z1 है। क्या मान लो? x1, y1, z1 है। और b का तुम कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2, z2 है। ठीक है, ये अगर कोऑर्डिनेट तुम्हें पता चल गया, तुम्हें अगर अभी किसी ने क्या पूछे, तुम्हें पूछ लिया कि ए बी वेक्टर बताओ, क्या बताओ? ए बी वेक्टर बताओ, तो तुम ऐसे लिखना कि सर ये ए बी वेक्टर हो गया, सर ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर। यस, ए बी वेक्टर हो गया। और ए बी वेक्टर को सर हम लोग कभी लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर होता है हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। क्या होता है? हमेशा फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन मतलब बी हो गया। देखो ए टू बी जा रहा है ना, तो फाइनल पोजीशन मतलब बी हो गया, और माइनस तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मतलब ए हो गया, ए। तो अगर अच्छे से देखोगे, तुम्हें जैसे मैंने सिखाया था ऐसे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास ये मिल जाएगा। देखो तुम्हारे पास ये मिल जाएगा कि सर फाइनल पोजीशन मतलब बी का अगर एक्स कंपोनेंट देखोगे तो ये आएगा x2, और तुम अगर ए का एक्स कंपोनेंट देखोगे तो वो आएगा x1। और क्योंकि ये x एक्सिस है तो इधर आई कैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। और इसके बाद ये y2 और ये y1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y1 जे कैप, और ये हो जाएगा तुम्हारा, और क्या हो जाएगा बोलो? और क्या हो जाएगा? और सर के कैप को अगर लिखना है तो z2 माइनस, हमेशा समझ आ गया अभी तुम्हें कि फाइनल माइनस ही इनिशियल लिखना है। अगर तुम्हें ए बी वेक्टर चाहिए तो फाइनल हो जाएगा बी और इनिशियल हो जाएगा ए, और फाइनल से इनिशियल को माइनस करना है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो और आई कैप लगाओ, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करो और वो जे कैप लगाओ, इसका जेड कोऑर्डिनेट और इसका जेड कोऑर्डिनेट को माइनस करो और के कैप लगा दो। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं निकालते, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देख लो, ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अभी अगर एग्जांपल भी हम लोग लेंगे तो तुम कर सकते हो। अभी एग्जांपल में मुझे बताओ, अगर मैंने ए का वैल्यू 2,0,5 दिया और इधर से लेके मैं बी का वैल्यू दे रहा हूं 1,2,3। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या तुम ए बी वेक्टर मुझे बता सकते हो? ए बी वेक्टर हो जाएगा बी का फाइनल बी हो गया ना, ए टू बी जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी का एक्स एक्सिस इज 1 और ए का एक्स एक्सिस इज 2, और इधर से आई कैप लगाओगे, इसका हो गया 2 प्लस लगा के इसका 2 और इसका y देखो 0। ठीक है, y का देखना है, और इसका अगर देखोगे तो z का देखना है 3 और इसका अगर देखोगे तो 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा के कैप। और इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो माइनस आई कैप, और इधर लिखोगे तो 2 जे कैप, और इधर लिखोगे तो ये आ जाएगा -2 के कैप, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी वेक्टर। और क्या मैं तुम्हें, अगर मैंने तुम्हें उल्टा अगर पूछ लिया तो क्या तुम अभी डर जाओगे? नहीं, तुम्हें पता है कि बी ए वेक्टर अगर हो रहा है तो ए बी वेक्टर को माइनस कर दो, तो इसको माइनस से इंटू कर दो। तुम्हें इतना नहीं निकालना है, डायरेक्ट माइनस से इंटू कर दो ना, क्योंकि अभी हम लोग सीख के आए थे कि पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू पी वेक्टर, उल्टा होता है। तो इधर माइनस लगा दो, बस इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ये था तुम्हारा कहानी। क्या तुम्हें अभी वेक्टर निकालना समझ आ गया है? ठीक है, तो कोई भी वेक्टर को हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर पढ़ना है, तुम्हारे नोट्स के लिए मैंने 2 लाइन लाया, उसको तुम लिख कर रख सकते हो। ठीक है, A displacement vector is a vector that shows the change in an object's position. ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज बता रहा है, इधर से कार इधर से इधर जा रहा है, तो ये जो आ जाएगा ना, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्पेसिफाइंग बोथ द डिस्टेंस बताएगा। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, अभी मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में मैग्नीट्यूड सीखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कैसे, अभी वेक्टर मैंने बना लिया, देखो पूरा कैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था इसलिए मैंने पहले यूनिट वेक्टर पढ़ाया, नहीं तो जेकैप तुम्हें कैसे समझ आता? जेकैप भी समझ नहीं आता ना, इसलिए पहले थोड़ा सा यूनिट वेक्टर बताया, क्योंकि यूनिट वेक्टर अभी बता दूंगा, फिर जब ये वेक्टर बन जाएगा तब मैं उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। लेकिन ये वेक्टर बनाने के लिए
तुम्हें यूनिट वेक्टर की जरूरत है, तो इसलिए मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट में और आज का लेक्चर में भी मैंने यूनिट वेक्टर तुम्हें समझाया। यूनिट वेक्टर जब समझ आ गया, तुम अभी एक वेक्टर बना पाओगे। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर मतलब, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ऐसे दो पॉइंट दिया रहेगा, दोनों पॉइंट का फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर उल्टा पूछ लिया तो डायरेक्ट इसके सामने एक माइनस लगा दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ये सिखा लिया, अभी वेक्टर बनाना सिखा लिया, दो पॉइंट दो कोऑर्डिनेट दिया है तो वेक्टर बनाना सिखा लिया। और अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट है, वेक्टर बन गया है, तो अभी हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड। इसके लिए हम लोग इधर पे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो और भी करेंगे। ठीक है, तुम इधर का सिर्फ एक दो एग्जांपल सीख के जाओ, आगे क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमें निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अभी मैं वेक्टर दे सकता हूं, तुम्हें कोई भी वेक्टर दे सकता हूं और उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाएगा लेंथ या तो साइज, कुछ भी बोल सकते हो, मॉडुलस भी बोल सकते हो इसको। मैग्नीट्यूड को तुम इंग्लिश में अगर तुम्हें बताना है तो तुम लेंथ ऑफ द वेक्टर बोल सकते हो, लेंथ, या तो सिंपल तुम अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो वैल्यू। वैल्यू क्या है इसका? डायरेक्शन तो पता है, ठीक है, बट वैल्यू बताओ, वैल्यू। ठीक है, या तो साइज बता सकते हो इसका, कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो समझ आएगा तुम्हारा, इससे मैग्नीट्यूड से समझ आएगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड का मतलब जनरल इंग्लिश में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड का मतलब। अगर मैग्नीट्यूड का मतलब अगर तुम्हें समझ आ गया, अगर मैग्नीट्यूड का क्या आ गया मतलब तुम्हें समझ आ गया, तो अभी मैग्नीट्यूड निकालो मेरे साथ साथ। कैसे निकालोगे? देखो मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पहले डिनोट मैंने करवा दिया था, फिर भी अभी मैं डिनोट कर रहा हूं फिर से। इट इज डिनोटेड बाई जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है ना, जो मैग्नीट्यूड है, एक स्माइली ड्रॉ करते, एक स्माइली ड्रॉ करते, तो ये हो गया तुम्हारा स्माइल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं? तो मैग्नीट्यूड जो हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाई, मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते देख लो, कैसे डिनोट करते हैं? मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाई, सोचो कि ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड तुम्हें डिनोट करना है ना, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर डिनोट करना है, तो ए इज अ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो तुम हमेशा ऐसे मॉड लगाओगे। क्या लगाओगे? मॉड लगाओगे, या तो और सिर्फ ए लिख दो तो भी उसका मैग्नीट्यूड हम लोग समझ लेंगे। देखो क्या तुम्हें समझ आया या नहीं? तुम ऐसे ए लिख लो तो भी मैं मैग्नीट्यूड समझूंगा, क्योंकि हमें वेक्टर आता है। अभी ए वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर है, सिर्फ ए लिखोगे तो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, उसका इंटेंसिटी, उसका क्या मैं बोलूं, साइज, लेंथ, मॉडुलस। ठीक है, और अगर तुमने ए वेक्टर लिख के छोड़ दिया तो गलत है। ए वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ आ रहा है। ठीक है, ए वेक्टर के साथ अगर तुमने ऐसे दो डंडा लगाया, जिसको बोलते हैं मॉडुलस, तुमने अगर लगाया तो हमें समझ आएगा अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड के बारे में चल रहा है। ठीक है, तो इधर पे तुम लिख सकते हो कि ऐसे मॉडुलस लगाना है, या तो सिर्फ ए लिख के छोड़ देना है, और तुम्हें ये लिखना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक स्केलर होता है, एक नंबर देगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मतलब इधर से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही तुम्हें मिलेगा, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ओनली इधर से तुम्हें क्या मिलेगा? ओनली इधर से तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक नंबर मिलेगा, नंबर। ठीक है, एक नंबर मिलेगा, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक नंबर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इससे कोई तुम्हें मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं मिल सकता है। मैग्नीट्यूड तो मिल सकता है, सॉरी, डायरेक्शन नहीं मिल सकता, इससे कोई भी तुम्हें डायरेक्शन नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें इस बार अभी दे दिया ऐसा, सर इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, ठीक है, एक वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप, अभी समझ आता है ना तुम्हें? ये सब बात तो अभी समझ आ गया कि सर 2i कैप मतलब x डायरेक्शन में 2 जाना। ठीक है, चला गया x डायरेक्शन में 2, फिर मुझे कहा जाना है माइनस 3j कैप मतलब y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन में 3 जाना है, माइनस j है ना और 3 है, मतलब नीचे की तरफ, ये ऊपर पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ मुझे अभी 3 जाना पड़ेगा, और फिर मुझे 5 के कैप मतलब तुम्हारे तरफ 5 और आगे आना पड़ेगा। समझ आ गया? तो मैं इधर से कैसे जा सकता हूं? मैं इधर से 2i कैप मतलब 2 आगे जाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं 3 नीचे जाऊंगा। अभी तो जान तो नहीं सकते, ठीक है, सोचो कि मैं 3 नीचे चला गया, ठीक है, ऐसे करके मैं 3 नीचे चला गया, ठीक है, और फिर मैं 5 तुम्हारे तरफ आऊं। अभी नीचे जाके जहां पे मैं रहूंगा ना, उससे मुझे तुम्हारे तरफ क्या करना है? 5 आगे आना है। ठीक है, तो 2 आगे जाना है, 3 नीचे जाना है, और 5 तुम्हारे तरफ जाना है, क्योंकि ये होता है हमारा के कैप, और अंदर में हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, और के कैप तुम्हारे तरफ, और बोर्ड के तरफ क्या हो जाएगा? माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो
ये हो गया तुम्हारा वेक्टर, मतलब पोजीशन। वेक्टर क्या समझाता है? पोजीशन समझा रहा है ना, कि 2 के तरफ जाओ, मतलब एक्स एक्सिस में 2 जाओ, फिर 3 नीचे जाओ, और फिर 5 तुम्हारे तरफ। तो ये सिर्फ एक पोजीशन समझा रहा है। तो सोचो कि ये एक वेक्टर है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फाइंड इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे? तो इसके लिए तुम मेरे साथ साथ देखो, इधर पे नोट करना है, इधर पे नोट। इसके साथ साथ तुम इधर पे मेरे साथ नोट करो, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए तुम लिखो कि अगर एक वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्या है ये? ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। ये सब तुम्हारा कंपोनेंट्स है, इसको हम लोग कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। ये जो 2 -3 5 ये सब क्या है? कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स, ठीक है। इसको कंपोनेंट्स बोल दो, ठीक है। तो इसके आगे का ए एक्स जो है, ठीक है, आगे जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट बोल दो। कोफिशिएंट ए एक्स ए वाई ए जेड, दीज आर द नंबर्स, ठीक है। 2 या तो 3 या तो -5 जैसा भी हो, ठीक है। अगर इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, मॉड। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है पता है क्या? मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस होता है। तो हमें बस इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है क्लास 9-10 में जो पढ़ते, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाओगे तो भी चल जाएगा, या तो तुम डायरेक्ट इधर से सीख लो कि सर मैग्नीट्यूड या तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, दैट विल बी स्क्वायर करना है। बस तुम्हें कोफिशिएंट लेना है, उसका स्क्वायर करना है, कोफिशिएंट लेना है और उसका स्क्वायर करना है। चलो इसका एग्जांपल इधर पे देखते हैं, बट इसको नोट कर लेना इधर से। ठीक है, इसको नोट करो इधर से, और इधर पे एग्जांपल मेरे साथ साथ देखो, ठीक है। इधर पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे? बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना हमें, तो कितना टेंशन की बात नहीं है। हमें डायरेक्ट क्या करना है? 2 स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट कितना है? 3 स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट कितना है? 5 स्क्वायर। देखो ये -3 होल स्क्वायर नहीं लिखने से भी चलता, मैं बस लिख रहा हूं। तुम इधर 3 स्क्वायर लिखो तो भी सेम ही तो है, 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर सेम ही तो है, 9 ही तो आएगा। तो ठीक है, तो इधर पे माइनस नहीं लेने से भी तुम्हें चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 29 और 9 ये हो जाएगा 38 हो जाएगा तुम्हारा। और क्योंकि ये हमें नहीं पता कि ये वेलोसिटी है या ये क्या है, ये जो वेक्टर है ये क्या है, वेलोसिटी है, फोर्स है, क्या है, हमें नहीं पता ना, तो इसलिए मैं इधर पे यूनिट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? सिर्फ यूनिट। यूनिट मतलब कोई भी यूनिट लगा दो, यूनिट मतलब कोई भी यूनिट। अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड लगा दो, फोर्स है तो न्यूटन लगा दो, कुछ भी लगा दो, बट यूनिट लगा देना है, ठीक है। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट तो होगा इसके पास, और ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा, ठीक है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड हमें समझ आ गया क्या? कैसे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे एक वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ऐसे वेक्टर दिया रहेगा और उसका हमें क्या करना है? ऐसे रूटोबल लेना है। क्या लेना है? रूटोबल लेना है, और इसका कोफिशिएंट स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट स्क्वायर, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो और उसमें रूट लगा दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? उसका लेंथ मिल जाएगा, उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। ये जो तुम्हें एक वेक्टर दिया गया है ना, सोचो ये ए है ये बी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, या तो डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डिस्टेंस ना बोल के डिस्प्लेसमेंट बोलो। क्यों? ये ए है ये बी है, और तुम कैसे भी घूम के जा सकते हो ना इसमें, बट हमें तो यही मिलेगा ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही मिलेगा। तो ए और बी का, सोचो कि ये ए ना लिख के ए बी लिखा हुआ है, मतलब ए से बी जा रहा है, तो इस ए बी का तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें वो जो डिस्प्लेसमेंट ना वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और कैसे निकालना है देखो, ये मैंने इधर पे नोट करके दिया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन एक पहले मैं तुम्हें सिखा देता हूं कि यूनिट वेक्टर को अभी कैसे निकालेंगे। मैंने अभी तुम्हें बताया कि यूनिट वेक्टर अगर तुम्हें निकालना है तो मैंने फॉर्मूला दे दिया था ना, दैट इज एक कैप अगर तुम्हें निकालना है तो ऊपर में वेक्टर लिखना है। देखना अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने ये बात किया था कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो अगर कोई भी ए वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर अगर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस, सोचो कि तुम्हें दिया हुआ है ये हो जाएगा तुम्हारा 5, और सोचो कि और 2 के कैप, ऐसा अगर दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर वेक्टर दिया हुआ है और तुम्हें ये पूछे कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए,
ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर पूछ लिया तो तुम कैसे निकालोगे? या तो इधर पे देखो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इसको अच्छे से स्टार मार्कर रखना कि अगर फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अगर पूछे तो भी ये चीज करना है, या तो ये भी अगर पूछे फाइंड, देखो पूरा लिख रहा हूं मैं, फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर का पैरेलल वेक्टर अगर पूछे तो भी तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है, ये पहले लिख के दिया था ना। और या तो सिर्फ अगर डायरेक्ट यूनिट वेक्टर पूछ लिया तो भी ये निकालना है, ठीक है। दोनों केस में तुम्हें यही निकालना है, ये तुम्हें इधर पे नोट करना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर अगर डायरेक्ट पूछे तो भी ये निकालना है, और अगर पैरेलल वेक्टर अगर पूछे, ए वेक्टर का अगर क्या पूछे तुम्हें, पैरेलल वेक्टर अगर तुम्हें पूछे तो भी यही निकालना है, ठीक है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट को बना के रखना हमेशा, ठीक है। तो ये अगर चाहिए तो कैसे निकाल लेंगे? तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए मतलब ए का डायरेक्शन देना, ए का डायरेक्शन अगर तुम्हें चाहिए तो यूनिट वेक्टर निकालो, और यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर आ गया पूरा, ए वेक्टर जैसे है ना पूरा देख देख के लिख दो। ए वेक्टर लिख दिया मैंने, ए वेक्टर लिख दिया, और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड कैसे निकालते हैं अभी तो सिखाया था, रूट ओवर इसका कोफिशिएंट इज 2, इसका कोफिशिएंट इज 1। देखो इस बार मैं -1 नहीं लिख रहा हूं, देखो जे के आगे -1 लिखा है ना, -1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 ही तो आएगा, ठीक है। और 1 स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, तो इसलिए मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 2 स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर अच्छे से सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, ऊपर में पूरा वेक्टर लिख दो, दैट विल बी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये मिल जाएगा। डिवाइडेड बाई ये जो आएगा ना, ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, ये 1, तो ये आ जाएगा √9। √9 इज 3। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये 3 है ना, तो ये डिवाइडेड बाई ये जो है तुम्हारा कोफिशिएंट 2/3, क्योंकि 9 मतलब 3 होता है, 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप, और इसके साथ अगर करोगे तो फिर से 2/3 के कैप, ऐसे तुम लिख सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारा ए का यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा तुम्हारा ए का यूनिट वेक्टर, जो तुम्हें अच्छे से नोट करना है, ठीक है। देख लो देख लो देख लो, समझ आ रहा है कि नहीं? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। फास्ट अगर हो रहा है तो तुम कमेंट करके मुझे बताओ, मैं स्लो कर दूंगा, बट तुम्हें समझना, मेरा ये मिशन है कि तुम पूरा समझ जाओ। तो तुम्हें समझने के लिए इधर पे क्या करना है, ये जो ए वेक्टर इधर ऊपर है और इसका जो मॉड है उसको नीचे रख दो, तो ये तुम्हारा क्या दे देगा, यूनिट वेक्टर दे देगा। ये यूनिट वेक्टर तुम्हें मिल चुका है। अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर मिल चुका है, अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर मिल चुका है तो मैंने तुम्हें ये बताया था, चलो चेक कर लेते हैं, क्या यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है? मैंने ये बताया था ना तुम्हें, यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो हमेशा 1 होता है। तो चेक वेदर यूनिट वेक्टर, चेक वेदर मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 और नॉट। चेक करो क्या इसका जो ये जो आया, इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। तो चेक कर लो ये 1 आता है कि नहीं। तो अभी मैग्नीट्यूड निकालना आता है तुम्हें, तो इसका मैग्नीट्यूड तुम निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे रे? ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, ए का नहीं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा तुम्हारा √, जो भी कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करते रहो, 2/3 स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर, प्लस इधर पे भी 2/3 है तो इधर पे भी 2/3 का स्क्वायर, प्लस इधर पे क्या है, यस हर जगह 2/3 है क्या? नहीं, ये गलत लिख दिया, ये 1 है ना, ये 2/3 है, ये तो -1/3 होना चाहिए। अरे देखना, ये सब गलती तुम्हें सुधरना है, गलती मत कर देना मेरे जैसा। तो इधर पे हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। ये अगर 1 हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा बॉक्स, ठीक है। तो अभी अगर तुम देखोगे तो इसमें कितना आएगा, अभी तो बताओ, 2/3 होल स्क्वायर, यस 1/3 होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। माइनस पकड़ना नहीं है, क्योंकि माइनस अगर लोगे भी तो भी कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ही तो हो रहा है। तो ये आ गया तुम्हारा 1/3 का स्क्वायर, और ये फिर से आ गया 2/3 का स्क्वायर, तो ये फिर से 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट पूरा में है, ठीक है। तो रूट अगर पूरा में है तो क्या तुम इधर से निकाल सकते हो और मुझे बता सकते हो कि कितना है? सर 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, और नीचे देखो ये 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, 9 हो जाएगा, स्क्वायर है ना 9 हो जाएगा, 9 एलसीएम, ये 9 सब में आ गया, एलसीएम 9 आ गया, और ऊपर 2 स्क्वायर 4, 1 फिर 4, तो तुम्हारा आ जाएगा
इसको अगर सॉल्व करोगे तो 9/9, यस 1 आता है। यस जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है, यस 1 आता है। ठीक है, क्या आता है? 1 आता है। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो, उसका मॉड जो आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, ये हमें चेक करना था तो हमें चेक कर लिया, यस 1 हमेशा आएगा। ठीक है, देख लिया हम लोग ने यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो देख लिया। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ, और ज्यादा समझ आएगा अभी। ठीक है, तो देखो ये एक वेक्टर दिया हुआ है बी। ठीक है, बी को लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, बी को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। बी ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर बी, बी एक वेक्टर है। और कैसे लिखोगे? ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब क्योंकि और दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है ना, ये एक फोर्स है। अच्छा, ये एक फोर्स है, देख लो ये क्या है? एक फोर्स है। फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। ओ अभी तो निकाला, ऐसा ही निकालना है। तो देखो ये इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या लिखोगे? 5 i कैप, और ये क्या हो जाएगा? 0 j कैप, और ये क्या हो जाएगा? 12 k कैप। और ये एक फोर्स समझा रहा है, ये एक फोर्स है। तो इसका हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। इसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? बी कैप। और बी कैप क्या हो जाएगा सर? बी कैप हो जाएगा हमारा बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। देखो सिर्फ बी लिखने से भी चलेगा। मैं अगर सिर्फ बी लिख दिया तो तुम डर मत जाना कि सर ने ये क्या लिख दिया। सिर्फ बी लिख दो ना, इतना अगर नहीं लिखना है तो बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है सर? माइनस आई कैप। और जे में तो कुछ है नहीं तो जे मत लिखो इस बार, जे में तो है ही नहीं कुछ, तो जे मत लिखो, डायरेक्ट चले जाओ 12 के कैप में। और मैंने ऑफलाइन में ये सब बहुत देखा है कि जे कैप नहीं दिया है ना तो लोग गलती से माइनस आई कैप, और उनको लगता है कि जे ही है उसके बाद, तो 12 जे कैप लिख के छोड़ देते। ठीक है, तो अच्छे से देखना है, कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ है अच्छे से देखना है क्या तीनों कंपोनेंट दिया हुआ है। अगर तीनों एक्सिस का कंपोनेंट दिया हुआ है तो अच्छा है, तो फिर नहीं तो कभी कभी के को आगे दे देता है, जे को बाद में दे देता है। ठीक है, जे या तो नीट में देखोगे के को आगे दे दिया और जे को पीछे दे दिया। तो अच्छे से देखना पड़ेगा कि किसका कंपोनेंट क्या है। अगर दूसरा कुछ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह जब निकालेंगे तो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है कि जे में इतना है तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के टाइम कोई पंगा नहीं है, बट ऐसे वेक्टर लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना। के वाला कंपोनेंट जे में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो अच्छे से रीड करना है कि अच्छा ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, ऐसे करके तुम्हें रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और नीचे इसका क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है मॉड। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर। और तुम्हें पता होगा कि -5i 12 के, और ये जो होता है ये 25 और ये 144। 25 और 144 को प्लस करोगे तो 169, और 169 का जो रूट होता है वो होता है 13। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर। अच्छे से अगर लिखना है, नहीं लिखने से भी चलेगा, बट अगर फिर भी अगर लिखना है तुम्हें तो तुम इसको कंपोनेंट को ऐसे तोड़ तोड़ के लिख सकते हो कि ये आई कैप में है और 12/13 ये के कैप में है, ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो इधर, ए प्लेन इज फ्लाइंग इन द डायरेक्शन 2,2,1, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? फिर से यूनिट वेक्टर आ गया, तो लिख लो क्या करोगे इसमें? यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स पाथ। तो इसका जो भी पाथ है उस डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर हमेशा उस वेक्टर का डायरेक्शन में होता है। तो मतलब यूनिट वेक्टर वही निकालना है कि एक प्लेन है, और क्योंकि इसका जो मॉड आता है ना इसको न्यूटन में लिखना पड़ेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो न्यूटन में, क्योंकि ये फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना पड़ता हमें तो ये जो 13 न्यूटन बोलते हैं इसको। ठीक है, 13 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स पाथ? तो इसका पाथ पहले चलो हम लोग डिनोट कर लेते हैं। इसका जो भी पाथ होगा, लेट्स से उसका पाथ को हम लोग ओ ए वेक्टर बोल रहे हैं। ओ ए वेक्टर इसका जो भी होगा, ठीक है, ओ ए उसका वेक्टर जो भी होगा वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, और ये आ रहा है 1k कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ओ का यूनिट वेक्टर अगर निकालोगे तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का मॉड, तो 1k कैप हो गया। और इसका मॉड निकालना है, इसका मॉड क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये 8 और 9, तो 3 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 3। तो इसको अच्छे से लिखोगे तो 2/3 आई कैप, 2/3 जे कैप, और ये आ जाएगा 1/3 के कैप। समझ आ गया बात? तो ये हो गया तुम्हारा का आंसर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर। हम लोग ने दोनों का निकाल लिया। अच्छे से देख लो, इजी बात है, बहुत इजी बात है। ठीक है, बेसिक सा बात है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर दिस इन XY प्लेन।
और इधर पे दिया हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा चलो देखते हैं कि कैसे करना है इन सबको। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर दिस इन द एक्स वाई प्लेन। अच्छा चलो समझते हैं इसको, क्या क्या बताना चाह रहा है। पहली बार में अगर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं इसको। एक्स वाई प्लेन बोला है, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना है। एक यूनिट वेक्टर आना है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना है, वो तो अभी नहीं निकाल सकते, तो ये क्यों रख दिया मैंने इधर। तो ये एक वेक्टर दिया हुआ है दैट इज 3 आई कैप, और ये आ जाएगा तुम्हारा 4 जे कैप इन द एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में है, मतलब ये अगर ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3,4। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं क्या? इसके परपेंडिकुलर वेक्टर अभी हम लोग नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नहीं पता है। जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे ना वेक्टर का, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसका परपेंडिकुलर है, हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अभी तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट वगैरह नहीं पढ़ा है। डॉट प्रोडक्ट वगैरह जब पढ़ेंगे तो पक्का मैं इसको कराऊंगा, ठीक है। इन द कमिंग क्लासेस हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। कमिंग क्लास पक्का हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, याद रखना तुम, मुझे भी याद है, इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ये बोलता, ये परपेंडिकुलर को हटा देते अभी, ठीक है, हमें परपेंडिकुलर अभी नहीं निकाल सकते, इसका परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा ना वो निकालना है, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर दिस, इस वेक्टर का परपेंडिकुलर। तो ये वेक्टर तो ऐसा है, ये ओ ए वेक्टर हो गया तुम्हारा, ये अगर ए है, ये अगर ए है तो ये ओ ए वेक्टर हो गया तुम्हारा, ठीक है। ओ ए वेक्टर का अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हमें पता है कि ओ ए वेक्टर का पैरेलल जो होता है ना, ओ ए वेक्टर का पैरेलल एक वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर आएगा उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ये जो मैंने ये लगाया ना, ये होता है तुम्हारा ओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर नहीं, मैंने गलती से शायद परपेंडिकुलर लिखा है, बट ये होना चाहिए था तुम्हें। मैंने और क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, मैं डायरेक्ट तुम्हारे लिए ताजा ताजा क्वेश्चन बना के लाया, ठीक है। तो ये होना चाहिए एक्चुअली, ओ ए वेक्टर जो आएगा ना वो पैरेलल आना चाहिए, ठीक है। पैरेलल पूछना चाहिए था इधर, पैरेलल वेक्टर ऑफ। अगर तुम्हें ओ ए वेक्टर अगर पूछता तो तुम क्या निकाल लेते? ओ ए वेक्टर, मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते। यूनिट वेक्टर निकालना देखो 1 सेकंड में निकाल सकते हो इसको। ये ओ ए वेक्टर, लेट से ये ओ ए है ना, तो इसको ओ ए वेक्टर कर देते। और ओ ए वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है तो ऊपर में क्या करते? वेक्टर लिखते हैं और नीचे में उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ऊपर में वेक्टर लिख दो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई, और इसका मॉड लिख दो। मॉड कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, तो ये आ जाएगा 5। नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 3/5 आई कैप। तो ये इक्वेशन होना चाहिए था अभी के लिए, ठीक है। अभी तो हम लोग उतना लेवल में नहीं गए ना, तो अभी के लिए हमारे लिए ये क्वेश्चन होना चाहिए था और ये आंसर होना चाहिए था इसका, ठीक है। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, ये परपेंडिकुलर ना लिख के तुम्हारे लिए अभी क्या लिख दो? कमिंग क्लासेस में हम लोग परपेंडिकुलर वाला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए तुम इसको क्या लिख लो? तुम इसको लिख लो पैरेलल। पैरेलल क्यों लिख देंगे? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर खुद ही पैरेलल है, पैरेलल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर का एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर का जो पैरेलल जो यूनिट वेक्टर ही तो है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर दिस। तो इस वेक्टर का पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है वो निकालना है। यूनिट वेक्टर ही तो पैरेलल होता है ना, तो पैरेलल मतलब यूनिट वेक्टर ही निकालना है। तो ये तुम इधर पे नोट कर सकते हो, ये करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर अभी नहीं निकाल सकते, बाद में पक्का निकाल सकते हो, बहुत ईजी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट वगैरह सीखना पड़ेगा, हमें वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अभी नहीं निकाल सकते, इसके लिए आगे आगे करेंगे, पूरा बेसिक खत्म करके। देखो अभी इधर पे अगर जाओगे तो द वेक्टर सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है? -7, क्या दिया हुआ है? -7 आई कैप और -24 जे कैप दिया हुआ है पॉइंट्स, और ये बता के दिया है कि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ओके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कुछ नहीं, यूनिट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट,
या तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल के माइनस लगा दो, या इसको ही माइनस करके यूनिट वेक्टर निकाल दो, ठीक है। तो सी वेक्टर अगर ये है, तो अभी अगर डी वेक्टर मुझे निकालना है, तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट वेक्टर हो जाएगा। डी वेक्टर लेट्स से ऑपोजिट टू मैं क्या लिख रहा हूं अभी देख लो, ऑपोजिट टू सी वेक्टर। लेट्स से डी इज अ वेक्टर विच इज ऑपोजिट टू सी वेक्टर, तो इधर माइनस लगा दो ना, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, सी वेक्टर ही तो हो जाएगा डी वेक्टर। तो माइनस ऑफ सी करने से ये 7 i कैप हो जाएगा, ये प्लस 7 i कैप हो जाएगा, माइनस करना है मैं बस, तो ये आ जाएगा प्लस 7 i कैप, ठीक है। इसका माइनस कर दो तो ये 24 j कैप आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया ना। ये अगर आ गया तो हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। हमें बताया ना कि सी का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मतलब नेगेटिव निकालना है, तो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले सी को ऑपोजिट डायरेक्शन कर दिया, ये आ गया, डी आ गया, और अभी डी का यूनिट वेक्टर निकाल लो। डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी, डी वेक्टर कितना आ गया 7 i कैप, प्लस कितना आ गया 24 j कैप, और अभी तुम्हें करना है देखो 7 स्क्वायर आ जाएगा और ये 24 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व कर लेना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इजी बात है, ठीक है। और ये भी कुछ नहीं हुआ है, ये हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। अभी के लिए हम लोग पैरेलल निकाला, क्योंकि हमने जितना पढ़ा अभी तक पैरेलल निकालने के लिए ही पढ़ा था, ठीक है। वो गलती से प्रिंटिंग में क्या आ गया, पैरेलल से परपेंडिकुलर बन गया था, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलो, आगे चलो। ए पॉइंट ए हैज पोजीशन वेक्टर दिस, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना उसका डिस्टेंस है। देखो कितना इजी बात बोल रहा है, क्या इजी बात बोल रहा है कि ये अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते, चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते। देखो ये अगर देखोगे ये 3i कैप प्लस 4j है, मतलब 3i कैप मतलब एक्स एक्सिस में 3 है और वाई एक्सिस में क्या है 4 है, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया लेट्स से ओरिजिन, और ये हो गया लेट्स से तुम्हारा, अरे क्या करते हो, ये हो गया तुम्हारा ए जो कि है 3,4, और ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन जो कि है 0,0। और ये जो वेक्टर होगा, ये जो तुम्हारा वेक्टर होगा वो ऐसा है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब क्या हो जाता है, इतना मुझे बस बता दो, डिस्टेंस मतलब क्या हो जाता है। मेरे हिसाब से डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड हो जाना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ओ ए वेक्टर दिया हुआ है। ओ ए वेक्टर कितना दिया हुआ है देख लो, 3i कैप प्लस 4j कैप दिया हुआ है। और इसका अगर डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच का, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस ही मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए का मॉड हो जाएगा, मॉड। और मॉड हमें निकालना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर आता है 9, 4 स्क्वायर आता है 16, तो यह आ जाएगा 25 का रूट मतलब 5, ठीक है 5। और साथ में यूनिट, यूनिट मतलब अभी मीटर या तो सेंटीमीटर, जो भी, ये मीटर में दिया हुआ है, देख लो ये किस में दिया है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो मीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर मीटर में होना पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ो। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P with position vector this to Q with position vector this, find its displacement vector। ये तो अभी किया था ना हम लोग ने, 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हो गया बस। तो P पॉइंट ये दिया हुआ है, P पॉइंट कितना दिया हुआ है, ये देखो ये सब है, मैंने बस लगाया नहीं तो थोड़ा ज़्यादा टाइपिंग करना पड़ता, इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं, अभी लगा के दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब वेक्टर में ही दिया। तो ये P पॉइंट हो गया, P का कोऑर्डिनेट लिख लो ना, कितना दिया हुआ है 2i कैप, या तो 2, कोऑर्डिनेट लिखना है तो 2,3 लिख सकते हो, और Q पॉइंट अगर लिखना है तो Q पॉइंट लिख लो, कितना है 5,7, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इससे इधर चाहिए ना, ऐसे चाहिए ना, ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो PQ वेक्टर चाहिए हमें, PQ वेक्टर। और PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर हो जाएगा ये माइनस ये फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि P से Q जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल। 5 - 2 क्या हो जाएगा, 5 - 2 i कैप और 7 - 3 j कैप, 7 - 3 j कैप हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इट विल बी 3i कैप आज क्या हो जाएगा 4 j कैप, ठीक है। तो PQ ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर तुम्हें वेक्टर ना पूछ के अभी अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो फिर से इसका आंसर 5 आ जाता, क्योंकि तुम्हें पता है √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5।
तो इसका सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है, इसलिए मैंने वेक्टर में लिखा है। ठीक है, तो P से स्टार्ट होके Q में गया था, तो P का कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट देखो ऐसे दिया हुआ है, तो ये मैंने रख दिया और इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, तो ऐसे करके निकल जाता है आंसर। इजी बात है, ठीक है, आंसर निकल जाएगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हेन ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस। तो ओरिजिन से इस पॉइंट में आना है, ओरिजिन से कहां पे आना है, इस पॉइंट में आना है, तो हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो ओरिजिन लेट से ये है 0,0, अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बना रहे, अभी तो समझ आ गया होगा तुम्हें। और कहां जाना है हमें, 4,3 जाना है। ठीक है, तो इसका हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए क्या, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके वेक्टर चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर, लेट से डी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो फाइनल कितना हो गया, फाइनल हो गया 4 और इनिशियल कितना हो गया 0, और फाइनल क्या हो गया 3 और इनिशियल कितना हो गया 0। तो ये देखो मैं पूरा बेसिक से करा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन अभी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ठीक है, आगे आएगा डेंजरस क्वेश्चन, तो हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे अगर हमारा बेसिक सही है। अगर बेसिक में थोड़ा भी वीकनेस रह गया तो क्या हो जाएगा, आगे जाके हम नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उधर भी पूछेगा, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर होगा तो तुम कैसे निकालोगे, तो इसके लिए तुम्हें इधर से थोड़ा बहुत सीख के जाना है। ठीक है, पूरा सीख के जाना है। इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज दिस, टी टाइम में ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है। ठीक है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बताना है। तो ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है, अभी क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट है इसलिए मैंने 0,0 लिखा, अगर 3 कोऑर्डिनेट होता तो तीनों लिखता। ठीक है, और ये है 6,-8, लेट से ये इधर एक पॉइंट है, ए पॉइंट लेट से वो है 6,-8 में है। ठीक है, तो हमें चाहिए इधर से इधर का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या हो जाएगा रे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, डिस्टेंस वेक्टर वगैरह नहीं चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस मतलब ये लेंथ चाहिए, लेंथ, डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, लेंथ। तो ये लेंथ अगर चाहिए मतलब क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ हो गया। तो ये जो मैग्नीट्यूड चाहिए ना वो तो क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर जो निकालेंगे, ओ ए वेक्टर उसका मॉड निकाल लेंगे। ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा 6 - 0 आई कैप, और ये क्या हो जाएगा -8,0 जे कैप, -8,0 जे कैप, ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और इसका हमें क्या चाहिए, मॉड चाहिए ना, मॉड, इसका हमें क्या चाहिए, मॉड चाहिए, तो इसका मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, इस वेक्टर का मॉड निकालेंगे, तो पहले ये वेक्टर निकाल लो 6 आई कैप और ये -8 जे कैप आ गया। ठीक है, 6 आई कैप और -8 जे कैप आ गया, और इसका मॉड अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6² + 8², जो कि आ जाएगा 10, क्योंकि ये 100 होता है ना, ये 100 होता है ना, तो ये मीटर में दिया हुआ था तो ये मीटर में आ जाएगा। देखो ये मीटर में दिया हुआ था तो ये मीटर में आंसर आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, तो मैंने इधर का वेक्टर निकाला, और इस अभी वेक्टर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ लेंथ ही चाहिए, तो ये वेक्टर निकाल लो, ये वेक्टर निकाल लो, ये वेक्टर जो आएगा वो निकाल लो, और वेक्टर निकालने के बाद ये लेंथ चाहिए मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने ये निकाल लिया, और उसके बाद इसमें क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। ठीक है, इसका ये वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √6² + 8² दैट इज 10 मीटर। ठीक है, चलो आगे, ए बॉय वॉक्स फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर मैंने हमेशा बोला था कि ओरिजिन से निकालना होता है, तो ए पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हमेशा ओरिजिन से ए तक जाना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से ए के तरफ जाना है, ओरिजिन से ए के तरफ जाना है, ओरिजिन से ए के तरफ जाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ओरिजिन से ए की तरफ जाना है। ठीक है, और बी वेक्टर भी अगर निकालना है तो ओरिजिन से हमें क्या करना पड़ेगा, बी में जाना पड़ेगा। बी कितना है 5,5। ठीक है, ओरिजिन से जाना है, तो ये ओरिजिन है, ये ए है, ये ओरिजिन है, ये बी है, तो हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ओ ए चाहिए, तो मैंने समझा दिया था 2 - 0 1 - 0, तो आंसर तो ही आने वाला है, दैट इज 2 आई कैप, और 1 - 0 करेगा 1 ही आएगा, दैट इज 1 जे कैप, यही आने वाला है। ठीक है, और इसमें अगर देखोगे तो इसमें भी सेम ही आने वाला है। तो पोजीशन वेक्टर तो ऐसे आता है, पोजीशन वेक्टर क्या 5 - 0 5 - 0 क्या आ जाएगा, 5 आई कैप आ जाएगा पहले वाला से, और 5 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम आ जाएगा। ठीक है, बट हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर वी वेक्टर है, तो ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 2,1, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है 5,5,
तो तुम्हें क्या चाहिए अभी, ए बी वेक्टर। क्या चाहिए तुम्हें, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर अगर देखोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए टू बी जा रहा है ना, तो 5 से 2 को माइनस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए ना, तो 5 से 2 माइनस, 5 से 1 माइनस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो 3 आई कैप और ये हो जाएगा 4 जे कैप, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए था तो इसका मॉड भी निकाल लेते, ठीक है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते, ठीक है। ए कार मूव्स फ्रॉम ए विथ पोजीशन वेक्टर दिस टू पॉइंट बी विथ पोजीशन वेक्टर दिस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सेम बात है कि ये दिया है, ये दिया है, तो देखो मैं ऐसे भी लिख के तुम्हें दिखाता हूं, तुम कैसे भी लिखो, करेक्ट लिखना है तुम्हें, ठीक है, वो सब सिखा रहा हूं मैं, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सब कुछ सिखा रहा हूं कि कहीं पे जाकर फंस ना जाओ तुम। तो इधर पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर तुम्हें लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं डी वेक्टर से बता रहा हूं, ठीक है। तो डी वेक्टर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेक्टर में लिखना है और माइनस इनिशियल करना है, ठीक है, वेक्टर दोनों वेक्टर में लिख लो। तो फाइनल कहां पे, इनिशियल ए में था और फाइनल बी में गया, तो आर बी दिया हुआ है ना वेक्टर में, और ये आर है, तो ऐसा भी तो लिख सकते हो, डायरेक्ट वेक्टर से वेक्टर माइनस कर लो, कोऑर्डिनेट लिख के फिर वो करके फायदा नहीं है, तुम डायरेक्ट अभी वेक्टर से वेक्टर माइनस कर लो, ये वेक्टर से ये वेक्टर माइनस कर लो, तो ये वेक्टर तुम्हारा आरबी कितना दिया हुआ है 4 आई कैप, और प्लस क्या हो जाएगा 6 जे कैप है, ये आरबी हो गया माइनस, क्योंकि इस पोजीशन में आया, पहले इस पोजीशन में था, अभी इस पोजीशन में आया, तो इससे ये माइनस कर देंगे, माइनस ये कितना है -2 आई कैप, और प्लस क्या हो जाएगा 3 जे कैप, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे हो जाएगा। इधर से अगर देखोगे तो 4, देखो ये आई कैप है ना, आई कैप को आई कैप के साथ ही प्लस माइनस करना है, तो ये 4 आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 आई कैप, आई कैप में 6 आ जाएगा, और 6 और ये देखो ये माइनस इसको कराएगा, ये -3 हो जाएगा, 6 से -3 जाएगा तो +3 जे कैप ही बचेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, डायरेक्ट वेक्टर को भी माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं, कोई कोऑर्डिनेट हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों वेक्टर में है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फाइनल वेक्टर से इनिशियल वेक्टर को माइनस कर दो तो भी चल जाएगा। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल t = 0 में इधर पे है और t = 5 में इधर पे है, व्हाट इज द चेंज इन पोजिशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही, चेंज इन पोजिशन देखो कैसे कैसे पूछ सकता है, कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं कि चेंज इन पोजिशन का मतलब तो यही होगा ना, चेंज इन पोजीशन अगर किसी ने पूछ लिया तो तुम डर जाओगे क्या, नहीं, तुम बोलोगे अरे चेंज इन पोजीशन मतलब तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर पे अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सर R2 माइनस, क्योंकि पहले इनिशियल इधर था और फाइनल इधर चला गया, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। R2 कितना दिया हुआ है, R2 कितना दिया हुआ है 3 आई कैप +4 जे कैप, ये आ गया माइनस R1 कितना दिया हुआ है, R1 ये दिया हुआ है आई कैप -2 जे कैप, आई कैप -2 जे कैप, तो 3 से अगर माइनस करोगे, देखो 3 से 1 माइनस करना है तो आ जाएगा 2 आई कैप, और 4 से तुम्हें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के साथ 6 को 6 हो जाएगा, 4 के साथ 2 को प्लस करना है तो 6 जे कैप हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर इस बार का, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, तो ऐसा करके निकाल सकते हो। फिर ए प्लेन फ्लाइज फ्रॉम सिटी ए एट पोजीशन दिस, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम बी 200 150 और 0 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक सेकंड में लिख दो बस, और कितना करोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी तो लिख दो, कितना नंबर हो गया 8 नंबर हो गया क्या क्वेश्चन, तो अभी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इधर लिख दो, डिस्प्लेसमेंट इधर से क्या लिख सकते हो तुम कि सर ये जो 200 है उससे माइनस करना पड़ेगा 0 को, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर तुम क्या करोगे 150 से 0 माइनस करके लिखोगे, मैं बस दिखा रहा हूं तुम्हें बेसिक से लेके, ठीक है, ये सब तो इजी बात है, 0 से 0 करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, ये सब जितना अभी कर लोगे, जितना आई कैप वगैरह लिखना सीख जाओगे, आगे हम लोग आराम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आगे करेंगे हम लोग, ठीक है, ये तो छोड़ दो, वेक्टर एडिशन खत्म होते ही तुम्हारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर एडिशन तक हम लोग थोड़ा इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे, जब बेस बन जाएगा फिर हम लोग वेक्टर एडिशन के बाद से ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अभी तो इजी इजी चल रहा है।
देखो ये अभी थोड़ा सा अच्छा मैंने लाया, ठीक है, बेसिक ही है बट थोड़ा सा अच्छा लाया, ठीक है। ये तुमने ये समझाएगा कि क्या तुम्हें, देखो पहले देख लेते, क्या तुम्हें पाई बाई टू वगैरह से तुम्हें क्या डील करना आता है, क्या तुम्हें साइन पाई बाई टू पता है, कॉस पाई बाई टू कितना है वो पता है क्या? तो पूरा बेसिक मैथ्स भी थोड़ा सा चेक होगा। बेसिक मैथ्स मैंने पूरा पढ़ा के रखा है, 5 लेक्चर में पूरा मैंने अच्छा अच्छा कंटेंट दे दिया पूरा, ठीक है, देख सकते हो तुम, चेक कर सकते हो उसको। इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाई दिस, फाइंड इट्स पोजिशन एट टी इजिकल टू जीरो। टी इजिकल टू जीरो में इसका पोजिशन निकालो, पोजिशन एट टी इजिकल टू जीरो, टी इजिकल टू जीरो में इसका पोजीशन निकालो, जीरो इधर बिठा दो, जीरो अगर बिठाओगे तो एट टी इजिकल टू जीरो इसका जो पोजीशन आ जाएगा वो आ जाएगा, इधर बिठाओ, जीरो बिठाओ, कॉस जीरो इज 1 तो ये आ जाएगा 4 आई कैप, इधर जीरो बिठाओ, जीरो जीरो बिठाओ, साइन जीरो इज जीरो तो ये पूरा हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 4 आई कैप मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर लिख देना, ठीक है, ये आ गया। और पाई बाई टू में, पाई बाई टू रेडियन में निकालो, तो पोजीशन हम लोग अभी कहां पे निकाल रहे, पोजीशन एट टी इजिकल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू अगर तुम्हें रखना आता है तो रखो, पाई बाई टू रखना आता है तो रखो, पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू इस बार जीरो होता है, कॉस पाई बाई टू कॉस 90 जीरो होता है, तो ये गायब हो जाएगा, और इधर रखोगे साइन 90 इज 1 तो 4 जेकेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 जेकेप मीटर हो जाएगा इस बार, इस बार 4 जेकेप मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन दिस टाइम, ये जो टाइम है इसका हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो पता चल गया, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें बस फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा, फाइनल तुम्हारा R2 में है और इनिशियली तुम्हारा R1 में, तो डायरेक्ट देख देख के लिख लेते, तो ये R2 मतलब 4J और माइनस तुम्हें क्या करना है R1 मतलब 4I, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो मैंने इस बार J को आगे लिखा, I को पीछे लिखा, तो ऐसे ही तुम्हें एग्जाम पेपर में भी लिखा रह सकता है, तो तुम अच्छे से देख के देखना कि हमेशा पहले वाला I देगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसलिए देखना, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहता तो भी हम लोग लिख लेते, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, तो 32, 16 प्लस 16 32 हो जाता, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए पाथ वेयर इट्स पोजीशन एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस, ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर में है, एक पार्टिकल है जो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अलग अलग टाइम पे उसका अलग अलग क्या होगा, पोजीशन होगा, लेकिन इसका इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज 3t आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस में 3t चल रहा है, ठीक है, मतलब टाइम अगर तुम इधर पे क्या करोगे, चेंज कराओगे तो तुम इधर पे उसका पोजीशन एक्स एक्सिस वाला चेंज हो जाएगा, उसी तरह वाई एक्सिस में उसका 2t स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जे कैप, तो इस इक्वेशन के हिसाब से तुम्हारा y में उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। फाइंड इट्स पोजीशन एट t इजिकल टू 1 एंड t इजिकल टू 2, तो t इजिकल टू 1 में अगर देखोगे तो 1 में मैं इसको क्या करूंगा, इसको 3 लिखूंगा और इसको मैं लिखूंगा 2, ठीक है, और t इजिकल टू 2 में मैं इसको क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 6, ठीक है, मोशन में लगेगा ये सब, मोशन में हम लोग ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, और ये 4 आ जाएगा 8 हो जाएगा, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन और बन जाएगा मोशन में, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हेंस इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन दिस टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा R2 से R1 को माइनस करना पड़ेगा, R2 से R1 को माइनस करना पड़ेगा, R2 कितना दिया हुआ है देख लो, ये 6i से, देखो इससे ये माइनस करना है तो 6i से 3 माइनस होने से 3i बचेगा, उसी तरह 8 से अगर ये माइनस करोगे तो ये 6j बचेगा, तो ij ऐसे बच गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। मॉड चाहिए तो हमेशा मॉड निकाल लेना, मॉड तुम्हें पता है कैसे निकालना है, तो हमेशा अगर मॉड चाहिए तो मॉड निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहले देख लेते हैं वीडियो कितना देर तक हो चुका है, तभी 1 घंटा 20 मिनट हुआ है, ठीक है, पढ़ लेते क्या थोड़ा बहुत और देखते, चलो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या क्या होता है, देखो इजी इजी बात है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, हमारे पास क्या है, एक ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और एक वी वेक्टर है, दोनों इक्वल कब होगा, दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो सबसे पहले इक्वल कब होगा, तो नोट क्या करना पड़ेगा, तुम्हें नोट करना पड़ेगा कि इक्वल कब कब होगा, तो इक्वल होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों जो है ना उसका क्या होना चाहिए, दोनों
का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, ये पहला वाला। सेकंड क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब एक का यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए, मॉड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट बात, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम फिजिकल क्वांटिटीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब वेलोसिटी होने से वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि एक फोर्स से एक वेलोसिटी है, एक फोर्स से एक वेलोसिटी है, एक फोर्स से एक वेलोसिटी है, तो दोनों कभी क्या नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। दोनों का अगर पूरा सब कुछ सेम है, ये भी 2i कैप और ये भी 2i कैप, बट दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का फिजिकल क्वांटिटीज ही अलग अलग है। ठीक है, इसलिए मैंने इधर पे क्या लिख दिया, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है। तो दोनों ऊपर का सबको पता रहता है, ये वाला लोग भूल जाते हैं कभी कभी। तो दो इक्वल वेक्टर होने के लिए ये सब तुम्हारा कहां पे आ सकता है, असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। ठीक है, दो इक्वल वेक्टर होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होना चाहिए, और साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए, और साथ में उसका सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल में अगर दूं तो तुम इधर पे ये लिख सकते हो कि एक वेलोसिटी v1 है, एक वेलोसिटी v1 वेक्टर है, ठीक है, जो कि 2i कैप माइनस 3j कैप है। ठीक है, और एक वेलोसिटी v2 है, वो भी अगर 2i कैप माइनस 3j कैप है, तो ही दोनों को, तो ही हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों v1 और v2 क्या है, इक्वल वेक्टर है। तभी v1 और v2 क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। पूरा सेम टू सेम देखना है, इक्वल वेक्टर मतलब सेम टू सेम दोनों दिखाई देगा। ठीक है, इक्वल वेक्टर मतलब दोनों सेम टू सेम ही दिखाई देगा, तो इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर मतलब सेम सेम है। तुम बोलोगे अरे क्यों पढ़ रहे, आएगा कभी ना कभी। फोर्स और वेलोसिटी कभी सेम वेक्टर नहीं बन सकता, वेलोसिटी और वेलोसिटी हमेशा सेम वेक्टर बन सकता है। ठीक है, तो दो अगर वेलोसिटी है, दोनों का अगर पूरा मैग्नीट्यूड, पूरा डायरेक्शन, और दोनों अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो ही दोनों क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। चलो नेगेटिव वेक्टर समझते हैं, क्या नेगेटिव वेक्टर में कुछ होगा। तो देखो नेगेटिव वेक्टर में इधर पे लिखा हुआ है, नेगेटिव वेक्टर में इधर पे लिखा हुआ है कि अगर ये ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है और बी वेक्टर अगर इस तरफ जा रहा है, देखो ए इस तरफ जा रहा है और बी क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो दोनों का सबसे पहले नोट इधर पे भी लगाओगे, सबसे पहले दोनों का डायरेक्शन तो अलग होना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले इसका मॉड इक्वल होना पड़ेगा। नेगेटिव वेक्टर होने से भी इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो लेंथ है ना, दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेंथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट किसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तुम, इसका डायरेक्शन में, कि ए का डायरेक्शन हमेशा माइनस बी के तरफ होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, कि क्या डायरेक्शन में लिख रहे हैं ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ यूनिट वेक्टर से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर होना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर ए है तो ये माइनस बी होना पड़ेगा, ये अगर ए है और ये माइनस बी होना पड़ेगा। और नेगेटिव वेक्टर भी सेम फिजिकल क्वांटिटी जब तक नहीं होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी अगर है, तो ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इसका नेगेटिव वेक्टर है। ये इसका नेगेटिव वेक्टर तभी बताया जाएगा जब इनका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से नेगेटिव होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, बट ये ए होने से ये बी जो है ना, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। जैसे भी है उसके ऑपोजिट होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, लेकिन दोनों सेम फिजिकल अगर क्वांटिटी का है ना, तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों नेगेटिव वेक्टर है। दोनों अलग अलग अगर वेलोसिटी फोर्स है तो नेगेटिव वेक्टर नहीं बोल सकते हो कि ये नेगेटिव वेक्टर टू दिस, नहीं बोल सकते हो। ठीक है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का होना पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा, और दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा अगर, तो मैं तुम्हें ये बोल सकता हूं कि एक फोर्स वेक्टर है जो कि 2i कैप माइनस 3j कैप है, और दूसरा फोर्स वेक्टर अगर देखोगे, दोनों फोर्स ही होना पड़ेगा, वेलोसिटी फोर्स होने से नेगेटिव वेक्टर नहीं देखेंगे। दूसरा जो है ना, वो है -2i कैप और +3j कैप। तो तुम इस दोनों को, ये जो दोनों है, ये दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। देख लो तुम, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सेम आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन देखोगे ना, तो देखो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसका पूरा नेगेटिव में जाएगा। और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, यस, दोनों सेम PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, तो मतलब दोनों क्या बन सकता है, दोनों नेगेटिव वेक्टर बन सकता है। दोनों क्या बन सकता है, दोनों नेगेटिव वेक्टर बन सकता है। दोनों क्या हो सकता है, नेगेटिव वेक्टर हो सकता है। इक्वल वेक्टर में पूरा इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वगैरह सब। ठीक है, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, इसमें सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अभी आता है पोलर वेक्टर। ठीक है, देखो टाइप से ये सब, तो पोलर वेक्टर हमें समझना है। पोलर वेक्टर तो एक सेकंड में उड़ा दे सकते हो, क्योंकि पोलर वेक्टर इतना ज्यादा हमें क्या नहीं है,
जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी डायरेक्ट पोलर वेक्टर ऐसे बोल के नहीं देगा, लेकिन जब पढ़ोगे जब तुम फोर्स पढ़ोगे तभी तुम्हें बताएगा कि फोर्स इज अ पोलर वेक्टर। क्या बताएगा? फोर्स इज अ पोलर वेक्टर। लिख लो, अभी अच्छे से पढ़ ही लेते, क्योंकि तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पोलर वेक्टर में हमें क्या करना पड़ेगा? पोलर वेक्टर का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। पोलर वेक्टर का एक क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, मतलब जैसे कि फोर्स एक पोलर वेक्टर इसलिए है क्योंकि उसके पास एक क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तुम्हें पता है ना कि एक बॉडी को मुझे फोर्स लगाना है, ये बॉडी है, और इसमें मुझे क्या लगाना है? इसमें मुझे फोर्स लगाना है, फोर्स, ऐसे फोर्स लगाना है। तो ये है ना इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये है ना इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो एक ऐसा वेक्टर, ये फोर्स लगाया मैंने, एक ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, या तो बोल सकते हो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, इनिशियल कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है उसका, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, या तो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हो, जैसे कि इधर पे ए पॉइंट था और इधर पे बी पॉइंट था, तो ये भी देखो कहीं एक जगह से स्टार्ट होके आया है, ये तुम्हारा क्या हो गया? इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पॉइंट अगर है, मतलब वेक्टर स्टार्ट होने का अगर एक पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी एक पोलर वेक्टर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी एक क्या हो जाएगा? पोलर वेक्टर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या तो फोर्स वेक्टर भी एक क्या हो जाता है? तुम्हारा पोलर वेक्टर हो जाता है। तो ऐसे तुम सीख सकते हो ये एग्जांपल से, ठीक है। तो पोलर वेक्टर अगर तुम्हें किसी ने पूछ लिया तो बताना कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, या तो उसका एक इनिशियल पॉइंट, एक तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या होगा? फिक्स रहेगा, फिक्स इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड, उधर से ही स्टार्ट होगा हमेशा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि कौन सा पॉइंट से, तो इनिशियल पॉइंट फिक्स है कि इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो इसलिए इनिशियल पॉइंट फिक्स है, तो वो पोलर में जाएगा, ठीक है। एंगल, तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो पोलर वेक्टर का, ऐसे सब कुछ लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते और हम लोग पढ़ते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या है? ठीक है, एक्सियल वेक्टर तुम्हें मिलेगा अभी जब तुम सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ोगे ना, एक्सियल वेक्टर मिलेगा। एक्सियल वेक्टर मतलब क्या होता है? सोचो कि एक बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, या तो रोटेट नहीं, तुम सोचो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन और रोटेशन में तुम्हें शायद डिफरेंस पता है कि सर्कुलर मोशन अगर होगा तो एक्सिस बाहर में होता है, इसके अबाउट वो सर्कुलर मोशन करता है। जैसे कि एक कार क्या करता है? एक अगर सर्कुलर ट्रैक है तो सर्कल का जो सेंटर है उसके अबाउट वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन रोटेशनल मोशन अगर देखना है तो ये अगर बॉडी है, या तो फैन अगर देखोगे, फैन, तो फैन का एक क्या होता है? ऐसे एक क्या होता है? आयरन एक आता है ना, आयरन बार एक आता है ना, उसके अबाउट वो घूमता है ना, तो ये एक्सिस है। जो एक्सिस है वो खुद में है, उसी बॉडी में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन में क्या होगा? जो तुम्हारा एक्सिस होगा वो इस तुम्हारा ऑब्जेक्ट से बाहर होगा, वो एक्सिस बाहर होगा और इसके अबाउट ये घूमता रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे एक्सियल वेक्टर हमेशा एक रोटेशनल इफेक्ट को बताता है। एक्सियल वेक्टर क्या बताता है? एक्सियल वेक्टर कौन सा डायरेक्शन बताता है? रोटेशनल इफेक्ट को बताता है। इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? रोटेशनल इफेक्ट। मतलब क्या है वो? सर्कुलर मोशन में तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते इधर पे, ठीक है। और तुम अगर देखोगे तो मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा दूं कि सोचो कि ये एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट सोचो कि कोई कार या कुछ भी चीज ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। ये बॉल है सोचो कि, ठीक है, ये मास m है, इसका मास m है, और ये ऐसे रोटेट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा सोच लो, ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन करेगा तो तुम्हें पता है ना इसका एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। एक्सिस ऑफ AOR मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है। कैसे घूम रहा है? ऐसे 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 घूम रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट, ये इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, उसका डायरेक्शन अगर तुम्हें बताना है, ठीक है, ये रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है कि ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसके अबाउट, या तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन या तो रोटेट कर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, इसको हम लोग थीटा वेक्टर लिख सकते हैं, और इसका जो डायरेक्शन आता है ना, वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन में आता है। डायरेक्शन जो आता है
वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में आता है हमेशा। एक्सिस ऑफ किस में आएगा? रोटेशन में आएगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? जैसे कि ओमेगा, ओमेगा आगे जाके तुम पढ़ोगे, ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर तुम देखोगे, सोचो कि एक बॉडी है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट देखो, इस बॉडी के अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्योंकि एंगल में घूम रहा है, तो इसमें एक आएगा ओमेगा। क्या आएगा? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अगर लिनियरली चलता तो भी बोलते, ठीक है। और ये अगर तुम्हारा ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसमें एक क्या आएगा? इसमें एक आएगा तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये एंगल में चल रहा है, तो इसका एक एंगुलर वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा? इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन बताया ना, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक एक्सियल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगुलर वेलोसिटी दिख तो तुम्हें इस प्लेन में रहा है, देखो ये बॉडी अगर घूम रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि इस प्लेन में ये घूम रहा है, बट इसका अगर डायरेक्शन तुम्हें चाहिए, इस ओमेगा का अगर डायरेक्शन चाहिए, तो तुम्हें हमेशा क्या यूज करना पड़ता है? तुम्हें हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? राइट हैंड थंब रूल, या तो स्क्रू रूल यूज करने से चल जाता है। राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ता है इसका डायरेक्शन को निकालने के लिए। राइट हैंड थंब रूल इसका क्या देता है? डायरेक्शन देता है। अब देखो मैं यूज करके दिखाता हूं तुम्हें। जैसे कि सोचो ये बॉडी, ये एक्सिस के अबाउट, ये दिख रहा है, ये एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो जैसे घूम रहा है इसको ऐसे घुमाओ। तुम्हारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं, अगर लेफ्टी हो तो लेफ्टी नहीं करना है, राइट हैंड। तो राइट हैंड जैसे घूम रहा है ना, ऐसे तुम इसको पकड़ लो। देखो जैसे घूम रहा है ऐसे पकड़ो। जो तुम्हारा थंब है ना, वो जिस डायरेक्शन में दिखाएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब ओमेगा हमेशा, ओमेगा दिख तो रहा है इस तरफ, ऐसा दिख रहा है, बट ओमेगा इस प्लेन में नहीं है। ओमेगा डायरेक्शन बताना है ना, तो तुम्हें हमेशा एक्सिस में बताना पड़ेगा, इस एक्सिस में होता है। उसी तरह थीटा भी तुम्हारा इस तरफ ही होता है, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो तुम बोल सकते हो, तुम अभी के लिए बोल सकते हो कि थीटा भी इस तरफ होता है। देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ऊपर, तो थीटा भी इस तरफ होगा। अरे थीटा भी इस तरफ होगा, थीटा वेक्टर, या और ओमेगा वेक्टर भी इस तरफ ही होगा। कैसे निकाला? ऐसे करके ऐसे। तो ये सब एक्सियल वेक्टर होता है। और है क्या सर? यस, और है। इट इज एंगुलर एक्सिलरेशन। अगर तुम देखोगे एंगुलर एक्सिलरेशन, अगर तुम देखोगे तो वो भी तुम्हारा एक क्या होता है? एक्सियल वेक्टर, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन होता है ना, वो एक्सिस में आता है। ये भी एक एक्सियल वेक्टर होता है, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा क्या आता है? एक्सिस में आता है। इनका जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा इस एक्सिस में आता है, एक्सिस में। ये जो घूम रहा है इसके एक्सिस में आएगा, ठीक है, एक्सिस से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। अभी आता है कोलिनियर वेक्टर। यस, इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट। कोलिनियर वेक्टर मतलब कोलिनियर से ही समझ आ रहा है कि सेम लाइन। कोलिनियर है ना, लीनियर क्या होगा? सेम लाइन में होता है। देखो स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन बताया, तुम इधर पे लिखना। देखो मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन तो इधर से लिख लो, ठीक है। सेम लाइन में होना चाहिए। दो वेक्टर अगर सेम लाइन में होता है ना, उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं कि सर ऐसे, ठीक है। अब कोई मुझे ये पूछता है कि सर सेम तो ऐसे भी हो सकता है, ये हो गया कोलिनियर। बड़ा छोटा हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कोलिनियर होने के लिए सेम लाइन होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, या तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे भी तो हो सकता है कि एक ऐसा एक ऐसा इस तरफ, तो दोनों कोलिनियर ही वेक्टर का एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि सेम लाइन में है तो कोलिनियर, चाहे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और चाहे दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों कोलिनियर वेक्टर ही है। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा सेम लाइन में होना पड़ेगा। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा किस में होना पड़ेगा? सेम लाइन में होना पड़ेगा। तो चाहे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर तुम देखोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। और ये अगर सी वेक्टर अगर देखोगे ना, इस तरफ जा रहा है, और डी वेक्टर अगर देखोगे ना, इस तरफ जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन सेम लाइन में है। लेकिन क्या है? सेम लाइन में है। इसके लिए ये दोनों क्या हो जाएगा? कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों एग्जांपल ए एन बी वेक्टर क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। और इधर पे अगर देखोगे सी एंड डी वेक्टर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। तो कोलिनियर याद रखना कि उसके लिए डायरेक्शन की मैटर नहीं है, तुम्हें बस लाइन की मेथड है कि सेम लाइन में है कि नहीं। और क्या तुम्हें यह समझ आ रहा है? ये सब तेरा क्यों लिख रहा हूं मैं? अगर क्या तुम्हें यह समझ आ रहा है कि सर अगर कोलिनियर वेक्टर हुआ वो तो सेम लाइन में होना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर मतलब सेम लाइन में होना चाहिए। क्या ये लाइंस ये सेम लाइन में होगा? देखो सेम लाइन में होगा,
अगर मैंने 3 लाइन ले लिया, तीनों सेम लाइन में होगा। देखो इधर से इंपॉर्टेंट, अच्छा कॉलिनियर में और एक चीज मैं तुम्हें इधर बोल देता हूं कि कॉलिनियर कैसे निकालते, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इधर बता देता हूं, उसके बाद वो उसमें जाते, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन वो आगे का कहानी है जो हमें आगे लगाएंगे, ठीक है, हम आगे लगाएंगे, याद रखना मैं बता रहा हूं। देखो ये नोट में ये लिखना है, क्या लिखना है कि अगर तीन ये हो गया तुम्हारा एक, सोचो ये हो गया तुम्हारा दूसरा, और तीसरा सेम लाइन में होना है ना, तीसरा कैसे भी ले लो, सेम लाइन में होना चाहिए बस, तीसरा कैसे भी ले लो सेम लाइन में, हो सकता है कि ऐसे ही ले लूं मैं, या तो इसको घुमा के ले लूं, देखो ये लाइन में हो गया, ठीक है। क्या तुम ये देख रहे हो कि ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, ये अगर सी वेक्टर है, क्या ए बी सी मिला के कभी एक ट्राइंगल बना सकता है? सोचो ट्राइंगल में बात कर रहे, क्या ये 2D बना, ये अगर लाइन है ना, ये अगर लाइन है तो एक्स एक्सिस में, ये भी लाइन है एक्स एक्सिस में, और ये भी लाइन है माइनस एक्स एक्सिस में, तो ये वाई में तो जा ही नहीं रहा क्योंकि सेम लाइन में रहना है इनको, तो वो कभी एक ट्राइंगल नहीं बना सकता, वो कभी क्या नहीं बना सकता, एक ट्राइंगल नहीं बना सकता, ये सब क्या नहीं बना सकता, एक ट्राइंगल नहीं बना सकता। तो ये अगर एक ट्राइंगल नहीं बना सकता तो हम लोग इसका फायदा उठाएंगे, और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग इसका ट्राइंगल आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल का ऐसे एरिया का इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल का जब एरिया निकालेंगे उसको 0 कर देंगे, मतलब अगर 3 इधर पे 3 है ना, 3 कॉलिनियर, ऐसे सोच लेते हैं 3 है हमारे पास, 3 लाइन्स अगर है, 3 A B N C, 3 हमारे पास वेक्टर है, तीनों वेक्टर 3 A B N C कॉलिनियर्स वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर कैन नेवर फॉर्म ए ट्राइंगल कभी बना ही नहीं सकता ये। और ट्राइंगल का जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एरिया कितना होता है, तो वो एरिया होता है हाफ, और इधर पे अभी तुम्हें नहीं पता होगा बट दिखा दूंगा तुम्हें आगे जाके कि सर ये जो ए क्रॉस बी होता है ना, ये होता है ए क्रॉस बी, क्या होता है ये ए क्रॉस बी, या तो ट्राइंगल, सोचो कोई एरिया ही तो फॉर्म नहीं कर सकता, ये ट्राइंगल ना लिख के तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, या तो ट्राइंगल के जगह में ये लिख देता हूं, यहाँ पे ट्राइंगल लिखा हुआ है, ट्राइंगल लिखा हुआ है ना, ट्राइंगल मतलब ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर, मतलब क्या नहीं बना सकता, नेबर फॉर्म एनी क्लोज लूप अगर नहीं बना पाएगा ना, तो फिजिक्स में क्लोज लूप अगर नहीं बना पाएगा, क्लोज लूप ही नहीं बना पाएगा, क्लोज लूप अगर नहीं बना पाएगा इसका मतलब हो जाएगा नो एरिया, कोई एरिया बाउंड ही नहीं कर सकता ये तीनों मिलके, ये तीनों कॉलिनियर मिलके, सोचो ना कॉलिनियर है तुम्हारे पास वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स कभी क्या एरिया ऑक्यूपाई कर पाएगा, कोई एरिया क्लोज एरिया ऑक्यूपाई कर पाएगा नहीं ना। और क्लोज एरिया को निकालने का जो तरीका होता है ना वेक्टर में, वेक्टर आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे सीखेंगे, तो उसको अभी नोट करके रखो, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ए क्रॉस बी, अभी ये क्या है क्रॉस सर, ये आगे सिखाऊंगा मैं तुम्हें जाके, तो टेंशन ना लो, टेंशन ना लेके तुम बस इधर पे अभी नोट करके रखो, नोट थोड़ा अच्छा बन जाए, नोट्स अच्छा बन जाए, या तो तुम अगर ड्रॉपर हो तो तुम्हें पता होगा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी तुम्हारा एक्चुअली एरिया होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है वो बना नहीं पाएगा ये अगर तीनों क्या है, कॉलिनियर वेक्टर है, कॉलिनियर वेक्टर हमेशा क्या नहीं बना पाएगा, एरिया फॉर्म नहीं कर पाएगा, और एरिया निकालने का तरीका है ए क्रॉस बी। अभी ये जो क्रॉस है ना, इसको अभी मत लिखो, ये अभी मैं लिख के देता हूं कि इसका मतलब क्या है, ए तो कैसे बोलना है, क्रॉस बी है ये ए इंटू बी नहीं है, ठीक है, जो वेक्टर है ना उसको क्रॉस मतलब तुम्हें मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, ठीक है, ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आगे सीखेंगे, ठीक है, ये मतलब हो गया तुम्हारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे हो गया। तो अभी इसको सीखने का ट्राई मत करो क्योंकि आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, उसमें सीखेंगे, बट तुम्हें इधर से ये समझ आ गया कि 3 कॉलिनियर वेक्टर कभी एक क्लोज एरिया नहीं बना सकता, एक ट्राइंगल नहीं बना सकता, एक स्क्वायर नहीं बना सकता, एक पैरेललोग्राम नहीं बना सकता है, मतलब उसका जो एरिया होगा वो हमेशा 0 होगा। तो एरिया को हम लोग वेक्टर में कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, क्या चीज होता है, कैसे निकालना है, वो आगे जाके हम लोग सीखेंगे। लेकिन कॉलिनियर में अगर देखोगे, कॉलिनियर में अगर देखोगे तो तुम्हारे पास अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है, सोचो कि कॉलिनियर वेक्टर चाहिए हमें,
ठीक है, कॉलिनियर वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर जो होता है ना, वो भी तो तुम्हारे लिए कॉलिनियर ही होता है। कॉलिनियर वेक्टर में देखोगे पैरेलल वेक्टर, पैरेलल मतलब दो पैरेलल अगर वेक्टर है, दो का अगर डायरेक्शन सेम है, तो पैरेलल वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। या तो हम लोग ने ये भी देखा कि ऑपोजिट वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर वगैरह नहीं बोल रहा, ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन अगर उल्टा हुआ, मतलब ऐसे ऐसे अगर हुआ, ऐसे भी अगर हुआ तो भी चलता है, ठीक है, ये तो देखा था, सेम लाइन में होना जरूरी है। तो अगर कॉलिनियर वेक्टर हुआ, सोचो कि हमारे पास दो वेक्टर है, A1 है एक, उसका नाम है एक ए ही ले लेते, ए है एक तुम्हारे पास वेक्टर, वो है AX I कैप प्लस BY J कैप CZ K कैप। या तो ऐसा क्यों लिख दिया, AX I कैप AY J कैप और AZ K कैप है, ठीक है। और इसमें अगर देखोगे तो B एक हमारे पास वेक्टर है, वो है BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। ये अगर दो वेक्टर है, लेट A एंड B जो है ना, दोनों तुम्हारा कॉलिनियर वेक्टर है। अगर दो कॉलिनियर वेक्टर है, दोनों अगर कॉलिनियर वेक्टर है, तो तुम हमेशा याद रखना इसका जो कंडीशन होता है, कंडीशन क्या हो गया, एक तो एरिया वाला कंडीशन दे दिया, और अभी तुम्हारे लिए मैं दूसरा वाला दे रहा हूं कि अभी तुम यूज कर सकते हो इसको, दैट इज इसका कोफिशिएंट बाय इसका कोफिशिएंट, ठीक है, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट हमेशा इक्वल रहेगा। मतलब इसका x कोफिशिएंट, इसका y कोफिशिएंट और इसका z का कोफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहना ही पड़ेगा, तो ही ये क्या हो जाएगा, तो ये कॉलिनियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर तीनों अगर इक्वल रहता है, तीनों अगर इक्वल रहता है, क्या कोफिशिएंट का रेशियो, तीनों अगर कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल रहता है, तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि वो कॉलिनियर वेक्टर है, नहीं तो नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें, एक वेक्टर दिया हुआ है ए, जो कि है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। और ये तुम्हारा एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, वो दिया हुआ है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 10 के कैप। इसको देखोगे, या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि B इज लेमडा टाइम्स ऑफ A, ऐसा भी अगर लिख सकते हो ना, तो भी ये कॉलिनियर ही है, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही है, ये भी कॉलिनियर है। अगर किसी को ज्यादा पूरा समझ आ गया तो इसको समझने का ट्राई करो, ठीक है। और अगर किसी को कम समझ आता है तो तुम मेरे साथ साथ इसको निकाल सकते हो कि इसका कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट निकालो, AX इसका x कंपोनेंट बाई इसका x कंपोनेंट कितना आ रहा है, देखो 2/4 कितना आया, 2 आया ना। उसी तरह अगर इसका y कंपोनेंट निकालोगे ना, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई इसका भी y कंपोनेंट निकालोगे, y कंपोनेंट बाई y कंपोनेंट, तो -1 बाई क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा हाफ, क्या हो गया ये -1/2। अच्छा ये 2/4 था, ये 2 कैसे लिख दिया, ये हाफ होना चाहिए ना, ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है। और अगर तुम AZ बाई BZ निकालोगे, AZ 5/10 अगर निकालोगे, तो भी तुम्हारे पास कितना आएगा, हाफ ही आएगा। इसका मतलब तीनों इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉलिनियर वेक्टर है, ठीक है। और किसी को अगर डाइजेस्ट करना है और इजी बात कि सर क्या मैं बी वेक्टर को, इधर से देख, क्या मैं बी वेक्टर को हाफ ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूं, क्या मैं बी वेक्टर को नहीं, हाफ ऑफ नहीं, ट्वाइस ऑफ कोई एक कांस्टेंट नंबर के साथ उसको इनटू करके क्या मैं बी बना सकता हूं। अगर ऐसा बना सकता हूं तो भी वो कॉलिनियर डायरेक्ट हो जाएगा। कोई एक कांस्टेंट नंबर के साथ इनटू करके देखो, कोई एक कांस्टेंट नंबर के साथ इनटू तुम्हारा एक वेक्टर करके दूसरा वेक्टर अगर मिल रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। कोई भी नंबर हो सकता है, लेमडा इज अ नंबर, लेमडा एक नंबर है, लेमडा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, अगर देख के तुम देखो ना कि तुम बोलोगे सर ए जो है ना उसके साथ 2 इंटू कर दो तो बी बन जाएगा। अच्छा 2 इंटू कर रहे हैं ना, एक नंबर इंटू करके बी मिल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये दोनों कॉलिनियर है, ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हो। समझ आ गया। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में कॉप्लेनर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारे पास और 2 टाइप्स है, ठीक है, 2 टाइप्स के बाद हम लोग क्वेश्चन ऐसे भी करने वाले,
ठीक है, क्वेश्चन तो करने वाले, मैं बस लास्ट एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ जो कि बहुत जगह दिया हुआ है, डेट इज मैंने बहुत जगह ये देखा है, इजी बात है, फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि कुछ रह ना जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ रह गया। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि तुम्हें एक वेक्टर दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हें एक वेक्टर दिया जाएगा 0.1 i कैप प्लस 0.2 j कैप, या तो ऐसे नहीं करते, पॉइंट अच्छा वैल्यू देते 3 और ये ले लेते 0.4, और तुम्हें ये बताया जाएगा कि एक है c, ये क्या बताएगा, c के कैप है, क्या बताया जाएगा, c के कैप है। ठीक है, और तुम्हें बताएगा कि ये जो a वेक्टर है ना, ये जो a वेक्टर है, इफ ऐसा लिख देते, इफ द अबव वेक्टर, if the above vector is a यूनिट वेक्टर, अगर ये above वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो तुम्हें ये पूछने वाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c का वैल्यू निकालना है। तो तुम्हें पता है यूनिट वेक्टर, तुम्हें क्या पता है, यूनिट वेक्टर तुम्हें क्या पता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का तुम्हें क्या पता है कि सर यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है ना, मॉड, इसका जो मॉड होता है, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो बस इसका मॉड निकाल के 1 के बराबर कर देना है तुम्हें, इसका मॉड निकाल के, मॉड देखो मैं पूरा नहीं कर रहा, ए वेक्टर का मॉड जो आएगा ना वो 1 आना चाहिए, ये वेक्टर दिया हुआ है ना, ये यूनिट वेक्टर ये बता के दिया है, तो इसका जो मॉड आएगा वो आएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इसका जो मॉड आया शुड बी इक्वल टू 1, और तुम्हें अभी कमेंट करके मुझे बताना है कि c का वैल्यू कितना आ जाएगा। ठीक है, इधर से c का वैल्यू निकालो, देखो इक्वेशन तो मैंने बना ही दिया, तुम्हें बस c का वैल्यू निकालना है और मुझे बताना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, c का वैल्यू निकाल लो आराम से, c का वैल्यू आराम से निकाल लो इधर से और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। तो इधर पे यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट बात था कि यूनिट वेक्टर होने से इसका जो मॉड होता है वो इक्वल होता है। तो इधर से स्क्वायर कर देना, इधर से आगे स्क्वायर कर देना, दोनों को स्क्वायर कर दो तो तुम्हारा c जो है वो निकाल सकते हो इधर से आराम से। ठीक है, तो ये करके मुझे आंसर कमेंट करके बताओ कि कितना आ रहा है, कमेंट करके बताओ कि कितना आ रहा है, c का वैल्यू बताना, c का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2 टाइप ऑफ वेक्टर और बाकी है, वो टाइप हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर देख लो, पूरा समझ आ जाएगा, पक्का है। और उसके बाद हम लोग 2 टाइप का जो वेक्टर बाकी है वो करेंगे, और उसके बाद हम लोग वेक्टर एडिशन में घुस जाएंगे। ठीक है, और वेक्टर एडिशन में एक बार घुस गया तो अच्छा क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो जनरल बेसिक चल रहा है, जो चाहिए होगा आगे जाके हमें एडिशन मल्टीप्लीकेशन पढ़ने में। ठीक है, उसके लिए हम लोग अभी बेस बना रहे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।